मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So there is something on camera. हाँ, I'm on camera. मैंने लेंस साफ कर दिया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यूट्यूब शॉर्ट्स जैसा फील आ रहा है। अच्छा जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Camera scene is translucent. I don't care. I'm finding it good. जो होगा सो होगा। I don't care. अभी ये कल से बेहतर है क्योंकि कल ये मुझे मतलब इतना बदसूरत नहीं हूं मैं जितना बदसूरत ये कल मुझे दिखा रहा था। काश थर्मोडायनेमिक्स आपसे किया होता सर। तो इसमें काश वाली क्या बात है, कर तो रहे हो आप लोग। बेटर देन यस्टरडे है ना। यस आई नो। I still need one improvement and I hope I can do that. Just give me 1 minute. I'll do that. I hope now it is capturing more of me in the frame. क्या लगे मुझे नहीं 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 फ्लो वाले का कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके इट सीम्स। चलो स्टार्ट करते हैं है ना बिना देरी किए। I got 8.34. Is it too bad? No, it's not bad. Why are you calling it bad? It's not bad, people. आपको अगर 18 में मेरे टेस्ट में you are getting anywhere around 50%, it's actually good. अनअकैडमी पर अब मैथ्स का कौन सा टॉपिक करवाओगे? अब तो अनमैचेबल पर होगा मैथ्स। Now the maths will happen on Unmatchable. जो भी इस प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर रहे हो 45 प्रैक्टिस सेशंस, 45 टॉपिक वाइज टेस्ट्स, 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स, 7 फुल लेंथ टेस्ट्स, 2.5 से 3,000 क्वेश्चंस और इनफाइनाइट डिटरमिनेशन के साथ एक गाइडेंस आपको मिलने वाली है। मेक श्योर दैट आप इसको आज के आज एनरोल करो। एनरोल इट टुडे इटसेल्फ। देर मत करो इसमें। 499 ओनली। 499 में आपको मिल जाएगा सारा का सारा प्रोग्राम। एंटायर प्रोग्राम इज अवेलेबल। इसमें प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब में होने हैं और नेक्स्ट डे उसी टॉपिक का टेस्ट होना है। नेक्स्ट डे उसी टॉपिक का टेस्ट होना है www.unmatchable.in पर। कूल। शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आज का सेशन जबरदस्त है। क्या ही तो टॉपिक है ये। बेहतरीन टॉपिक, एक नंबर जिसे कहते हैं, एक नंबर। और इसलिए चैट पर बिल्कुल ध्यान मत दें, सिर्फ मेरी बातों पर और मेरे स्टेटमेंट्स पर और मेरे एक्सप्रेशंस पर और मेरे विजुअलाइजेशंस पर ध्यान दें। मेक श्योर दैट you don't get distracted in chat etc. Make sure that you just focus at my words, my statements, what I'm going to discuss. So today we enter finally having the knowledge of working fluids. Finally having the knowledge of working fluids. Your PC is running. Why this is creating problem today? Wait a moment. No, it's plugged in. वर्किंग फ्लूइड की नॉलेज लेने के बाद हमें
थर्मोडायनेमिक्स की पूरी स्टडी और पूरी नॉलेज एंड ऑफ द डे तीन बातों पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, कभी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो मेक श्योर कि आप ये तीन चीजें आइडेंटिफाई कर लेना एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका वो प्रॉब्लम आसान बन जाएगा। एक, खुद से पूछना कि इस प्रॉब्लम में वर्किंग फ्लूइड क्या है। वर्किंग फ्लूइड्स लिक्विड वेपर, सैचुरेटेड वेपर, वेट वेपर वैसा है तो मुझे टेबल्स में जाना होगा, या वर्किंग फ्लूइड्स एक आइडियल गैस है। अगर वर्किंग फ्लूइड एक लिक्विड वेपर, वेट वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर वैसा कुछ है तो कहां जाना होगा मुझे? कहां जाना होगा मुझे? मुझे टेबल में जाना होगा। एंड अगर आइडियल गैस है तो कहां जाना होगा? तो मुझे जाना होगा मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ। थर्मोडायनेमिक्स की कोई भी एनालिसिस करनी हो, ओए हाँ तुम्हारी ही बात कर रहा हूं, हाँ हाँ तुम जो, हेलो रेड टी शर्ट, कहां ध्यान है भाई? ये लाल रंग मुझे ले डूबेगा, इधर ध्यान रहना चाहिए। वर्किंग फ्लूइड के साथ साथ आपको दूसरी बात जिसकी जानकारी चाहिए वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। those are laws of thermodynamics and laws of the black है मेरा व्हाइट है सर, बच गया, कोई नहीं। So laws of thermodynamics and उसके अलावा एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, और आज मैं इस बात को डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, कल का तो बस इंट्रोडक्टरी सेशन था, रियल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट्स नाउ। Yesterday's session was just an introductory session. The real thermodynamics starts now. Any problem, any investigation, anything. And it's all about three things. One, working fluid. Second, laws of thermodynamics. And third, process constraint. ये है क्या सब? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपने पहले डिस्कशन को। आज का सबसे पहला डिस्कशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या, सबसे पहले आप ये समझ लो कि हीट और वर्क दो फॉर्मेट्स हैं जिनमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। हीट और वर्क दो फॉर्मेट्स हैं जिनमें एनर्जी को क्या किया जा सकता है? जिनमें एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। हीट एंड वर्क आर टू फॉर्मेट्स, टू एंड ओनली टू मोड्स, इनके अलावा और कोई मोड एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि आज के करीब करीब 300 साल पहले लोगों को लगता था कि हीट कोई और चीज है और वर्क कोई और चीज है। लोग वर्क को ही एनर्जी समझते थे, हीट को एक इनविजिबल सब्सटेंस के तौर पर देखते थे। ऐसा हीट की कैलोरीफिक थ्योरी आज आपको सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा था। साइंटिस्ट्स प्रॉपरली बिलीव करते थे कि एक इनविजिबल सब्सटेंस है किसी भी चीज के अंदर, जिसका ज्यादा टेम्परेचर उसके अंदर ज्यादा है और वो कम टेम्परेचर वाले में ट्रांसफर हो जाता है, वो इनविजिबल सब्सटेंस। वैसा नहीं है, वर्क और हीट इक्विवेलेंट है। वर्क एंड हीट आर इक्विवेलेंट एंड देयर आर मेनी सिमिलरिटीज। एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज? सिमिलरिटी नंबर 1, they both represent modes of energy transfer. They both represent what? They both represent modes of energy transfer. वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। दूसरी बात, ये दोनों स्टोर नहीं किए जा सकते। आप हीट किसी को दोगे तो फिर वो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि हीट स्टोर हो गया या वर्क स्टोर हो गया। वर्क और हीट स्टोर नहीं किए जा सकते। वर्क एंड हीट, दे कांट बी स्टोर्ड। वर्क और हीट इन्हें
स्टोर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, दोनों ही बाउंड्री फिनोमिनन है। बोथ ऑफ देम आर व्हाट? बोथ ऑफ देम आर बाउंड्री फिनोमिनन। आज का ये सेशन करके उठने के बाद, 3 घंटे अटेंड करके उठने के बाद आप अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हो, आई प्रॉमिस। आप देखने लगोगे थर्मोडायनेमिक्स के को अपने प्यार के तौर पर। आपको लगने लगेगा कि अरे वाह, है मैजिक ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को मैं मैजिक कहता हूं और एमी ही नहीं कहता हूं। आप यू विल रियलाइज दैट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं, दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर के मोड हैं और दोनों को स्टोर नहीं किया जा सकता। दोनों ही बाउंड्री फिनोमिनन हैं। और what the hell is happening? जबकि प्लग्ड है ये। वेट अ मोमेंट, एक बार फिर भी मैं देख लेता हूं, ऐसा ना हो कि पीसी ऑफ नहीं, प्लग्ड है। चलो देखेंगे इसको भी। दोनों ही बाउंड्री फिनोमिनन हैं और दोनों ही पाथ डिपेंडेंट हैं। पाथ डिपेंडेंट क्यों है ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। दोनों ही पाथ डिपेंडेंट हैं और दोनों ही इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। और ये एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट होने के कारण ही है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग पाथ डिपेंडेंट। बट वर्क और हीट में कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वर्क और हीट में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। There are certain differences as well. क्या है differences? पहला डिफरेंस तो ये है कि हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होगा और वर्क प्रेशर या फोर्स अनबैलेंस के कारण ट्रांसफर होगा। But of course there are certain differences as well. The first difference is that heat is due to temperature difference and work is due to the pressure difference or maybe some force acting. Pressure difference या किसी net unbalanced force के कारण। दूसरा डिफरेंस ये है कि वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट लो ग्रेड एनर्जी है। वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क क्या है? वर्क है हाई ग्रेड एनर्जी और हीट क्या है? हीट है लो ग्रेड एनर्जी। ध्यान से समझियो, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। अब ये क्या है एग्जैक्टली हाई ग्रेड लो ग्रेड? इसमें भी ग्रेड होते हैं ऐसे। वर्क हीट की तरफ देखेगा और बोलेगा है लो ग्रेड, पास मत आना इधर, चीप आदमियों से बात नहीं करता मैं। सो exactly, mechanical imbalance is responsible for work and thermal imbalance is responsible for heat. Second point है, स्टोर नहीं किए जा सकते। आप वर्क के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, आप हीट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। दोनों ही बाउंड्री फिनोमिनन हैं, दोनों पाथ डिपेंडेंट हैं। यानी कि आप स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाओगे तो हर बार वर्क डन सेम नहीं होगा, हर बार वर्क डन सेम नहीं होगा। बाय द वे, ये ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं सो दैट आपको पता रहे कि यहां से हमने शुरू किया है, सो दैट यू नो दैट दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे पहले कि हम पढ़े वर्क और हीट के बारे में ये दो तीन बातें, चार बातें जान ली। हालांकि गेट में इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है, गेट में वो ये सब पूछेंगे नहीं कभी आपको। दे आर नेवर गोइंग टू आस्क these things in gate, so don't worry. Okay? मुद्दे की बात पर आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। अरे मुद्दे की बात बड़ी जल्दी शुरू हो गई। चलो दोस्त, एक स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी। मुद्दे की बात पर आते हैं कि फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली है क्या। What exactly is first law? ध्यान से समझियो। मुद्दे की बात पर आते हैं कि फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा कॉमन सेंसिकल दुनिया में और कुछ है ही नहीं।
आज के डिस्कशन का पहला पहला पार्ट कि वर्क और हीट है क्या। वर्क और हीट फील कर सकते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत इलैबोरेटिव नहीं हो रहा हूं वर्क और हीट को लेकर, है ना। आप जानते हो वर्क वर्क को भी फील करते आए हो बचपन से आप, और हीट को भी फील करते आए हो बचपन से आप। So you have felt both these quantities totally. Main thing is this, that first law of thermodynamics में सबसे पहला पार्ट आपने देख लिया कि वर्क और हीट दो मोड हैं एनर्जी ट्रांसफर के। दूसरी बात फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट लॉ एक कॉमन सेंसिकल लॉ है। इट्स अ कॉमन सेंसिकल लॉ। कॉमन सेंसिकल लॉ, यस, कॉमन सेंसिकल लॉ। इट सेज दैट इस दुनिया में जो कुछ भी कभी भी आया है वो एक प्रक्रम कंप्लीट होने के बाद, एक चक्र, काल चक्र कंप्लीट होने के बाद जाएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी कभी भी आया है वो एक काल चक्र कंप्लीट हो जाने के बाद जाएगा। आया बराबर गया। हीट के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, वर्क के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है। हीट के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, वर्क के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है। हीट के फॉर्म में एनर्जी जा सकती है, वर्क के फॉर्म में एनर्जी जा सकती है। आया इज इक्वल टू गया। आया इज इक्वल टू गया। अब एनर्जी दो फॉर्म में आ सकती है, तो हीट के फॉर्म में आएगी तो हम हीट वाला लिख देंगे, वर्क के फॉर्म में आएगी तो वर्क वाला लिख देंगे। हालांकि लोगों ने हीट को एक तरफ लिखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद नहीं करना चाहिए था, और लोगों ने वर्क को एक तरफ लिखने की कोशिश की। ट्रेडिशनली लोगों ने वर्क को एक तरफ और हीट को एक तरफ लिखने की कोशिश की, और ऐसा फील करवाने की कोशिश की कि हीट सिर्फ इनपुट होगा और वर्क सिर्फ आउटपुट होगा। इसमें लोगों की गलती नहीं थी। ट्रेडिशनली रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस के बजाय इंजन और टरबाइंस पर काम हुआ, जहां हीट एक्चुअली सिर्फ इनपुट होता है और पावर आउटपुट होता है। और इसलिए नेट हीट इनपुट को एक तरफ कर लिया गया और नेट वर्क आउटपुट को दूसरी तरफ कर लिया गया। नेट वर्क आउटपुट को दूसरी तरफ कर लिया गया। यहां से एक कन्वेंशन पैदा हुई कि हीट को अगर वो सिस्टम में ऐड होगी तो पॉजिटिव, और सिस्टम से रिमूव होगी तो नेगेटिव, और वर्क अगर सिस्टम सराउंडिंग्स पे करेगा तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पे सराउंडिंग्स करेंगे तो नेगेटिव। हालांकि ये अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट करने की चीजें हैं। मैंने जो टॉप पर लिखा है वो सबसे मस्त चीज है। आया इज इक्वल टू गया। आया बराबर गया। तो आज आपको ये पता चल गया कि ये कन्वेंशन कहां से पैदा हुई। आप बचपन से पढ़ते आए हो कि हीट अगर सिस्टम को दी जाएगी तो पॉजिटिव, और वर्क सिस्टम करेगा दूसरे पर, वर्क जब रिमूव होगा सिस्टम से तब पॉजिटिव। आज आपको उसका लॉजिक पता चला कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लिखने में आसानी होती है। दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज वी फाइंड इट यूजफुल दिस वे। इनफैक्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एक पूरी साइकिल अगर कंप्लीट कर रहा हो सिस्टम तो आया बराबर गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक साइकिल कंप्लीट करे। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा एक साइकिल कंप्लीट करे। ये तो बात हो गई साइकिल की। अब हो सकता है सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाए, एक प्रोसेस कंप्लीट करे। It may not be possible that, may not be true that system is always going to complete a cycle totally. मैंने क्या बोला था? काल चक्र की परंपरा है कि जो आया है वो जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस अगर आप देखोगे तो जो आया है वो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आया और गया का डिफरेंस है तभी तो दुनिया चल रही है। आया और गया का डिफरेंस है तभी तो दुनिया चल रही है मेरे दोस्त।
आया दो फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी दो तरह से आ सकती है, हीट के फॉर्म में और वर्क के फॉर्म में। गया भी दो तरह से हो सकता है, हीट के फॉर्म में और वर्क के फॉर्म में। रुका, अब देखो एनर्जी ट्रांजिट में है, एनर्जी तेरे रूप अनेक। इनफैक्ट सुनो ध्यान से मेरी बात को, अगर सुन सको, सुनो ध्यान से मेरी बात को अगर सुन सको, दैट पिछले 500 सालों में हर सेंचुरी, हर शताब्दी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइंस का इवोल्यूशन हुआ है ऊर्जा के ही किसी ना किसी नए स्वरूप को डिस्कवर करके। डिस्कवर किया था जेम्स वॉट ने स्टीम की ऊर्जा को, डिस्कवर किया था करने वालों ने गैसोलीन और डीजल, फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। डिस्कवर किया किसी ने 20th सेंचुरी तक आते आते न्यूक्लियर एनर्जी को। आप डिस्कवर किया 21st सेंचुरी में लोगों ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस की पावर को। एनर्जी के नए स्वरूप को ढूंढ लेना और उस नए रिजर्वायर पर टूट पड़ना, यही है ह्यूमन सिविलाइजेशन। द ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट सर्चिंग द न्यू फॉर्म एंड न्यू रिजर्वायर्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी तेरे रूप अनेक, एनर्जी दो तरह से सिस्टम में एंटर कर सकती है और दो तरह से सिस्टम से बाहर जा सकती है। एनर्जी कैन एंटर इनटू द सिस्टम आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। Energy can go out of the system either in the form of heat or in the form of work. But जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। ये है ट्रांसफर इन, ये है ट्रांसफर आउट, एंड जो डिफरेंस है वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा या तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरह से डिवाइसेस, थर्मोडायनेमिक डिवाइसेस इवॉल्व हुई, उसमें ट्रेडिशनली आप देखोगे इंजन्स इवॉल्व हुए जहां हीट इनपुट है और वर्क आउटपुट है, और इसलिए हीट को सिर्फ इनपुट की तरफ खींच लाया गया और वर्क को सिर्फ आउटपुट की तरफ खींच लाया गया। और हीट को अगर सिर्फ इनपुट की तरफ खींच लाऊं मैं, और वर्क को अगर मैं सिर्फ आउटपुट की तरफ खींच लाऊं मैं, if I drag the heat totally on the left hand side and I drag the work totally on the right hand side, my lovely friends, it will become something like this. And मैंने बताया आपको कि फिर ये कन्वेंशन याद रखते हुए आप हमेशा इसे del Q लिख सकते हो, एंड इसे DE या DU लिख सकते हो, और इसे del W लिख सकते हो, and this one you can write as del W. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक आखिरी बात, इससे पहले कि हम प्रॉब्लम्स पे टूट पड़े फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, इससे पहले कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स पर टूट पड़े, एक आखिरी बात, del Q is equal to DE plus del W। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लिजिबल हैं, जो कि कम से कम नॉन फ्लो प्रोसेसेस में तो हमेशा ही नेग्लिजिबल रहेंगे, in the non-flow processes they will anyway remain negligible, then my dear friends you can write total energy only in the form of internal energy। तब आप टोटल एनर्जी को सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से समझियो। सबसे लास्ट वाला है जब काइनेटिक और पोटेंशियल को नेग्लेक्ट किया जा सके। The last one is when you can neglect kinetic, when you can neglect potential। One last thing and we are ready to attack number of quality questions। Just one last thing। सबसे पहली बात, वर्क और हीट के बारे में हमने सीखा, वर्क और हीट के बारे में हमने सीखा, दोनों ही एनर्जी के ट्रांजिट मोड हैं। एनर्जी वर्क के फॉर्म में आप रख नहीं सकते, एनर्जी हीट के फॉर्म में आप रख नहीं सकते। आप इस वर्क और हीट के फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो एनर्जी। आप चेक को
अकाउंट में ले जाकर एक्चुअली नहीं, कहीं कोई बक्सा नहीं होता आपका अकाउंट जिसमें चेक रख दो। चेक सिर्फ जमा करने का एक तरीका है। चेक इज ओनली अ वे टू डिपॉजिट। जैसे चेक आपके अकाउंट में एक्चुअली जाकर नहीं पड़ जाती, चेक की वैल्यू आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगती है। एनर्जी ट्रांसफर, दे रिप्रेजेंट ट्रांजिट एंड दे बोथ रिप्रेजेंट बाउंड्री फिनोमिनन। दैट मीन्स सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच की बातें, दे बोथ रिप्रेजेंट पाथ फंक्शंस एंड दे बोथ रिप्रेजेंट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। सर ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अभी वैसे तो आप रिवाइज करके आए होंगे, पता होगा, लेकिन ना भी पता हो तो अभी समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू investigate something called displacement work. In the last point, for stationary bodies, kinetic energy and potential energy is neglected. Yes. Why don't we consider any other form of energies like electrical? Why don't we consider any other form of energy like a spring? Like electrical. Because electrical is work done. Electrical energy, if it is entering into any system, you are doing some work. वर्क के कई सारे फॉर्म फर्दर हैं। हीट के 3 फॉर्म हैं फर्दर, कंडक्टिव, कन्वेक्टिव, रेडिएटिव। वर्क के भी कई सारे फॉर्म हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू या स्प्रिंग के थ्रू या मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू या इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू या ग्रेविटी फोर्स के थ्रू। हालांकि ग्रेविटी वाले को हम एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड कर लेते हैं। सो जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली वर्क और हीट के ही फॉर्म है। हीट कैन बी कंडक्टिव, कन्वेक्टिव, रेडिएटिव। वर्क कैन बी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, सम एक्सटर्नल फोर्स और स्प्रिंग। इस तरह से कई तरीके हो सकते हैं वर्क डन के। हम जो तरीका यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। द तरीका दैट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस, दैट तरीका इज नोन बाय द नेम डिस्प्लेसमेंट वर्क। बेटा चैट से ध्यान हटा लो प्लीज, और चैट से ध्यान हटा लो। मैं एक काम करूंगा, मैं 8:30 बजे एक बार चैट देख लूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि किसी का कोई रिलेवेंट डाउट है उस समय प्लीज पूछ लेना। 10 मिनट के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन रख लेंगे। चैट से ध्यान हटा लो और समझ लो मेरी बातें, क्योंकि जो अमृत बरसने वाला है आज के सेशन में, इस अमृत का सुस्वाद लिए बिना आप नहीं रह सकते, यकीन करो मेरा। आज स्टार्ट हो चुकी है रियल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का दुनिया का कैसा भी प्रॉब्लम लेकर आ जाओ और मैं आपको दिखाऊंगा दैट इट विल इवेंचुअली बी क्रैक्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। अगर आपको वर्किंग फ्लूइड के बारे में मालूम है, कौन सा लॉ यूज करना है इसके बारे में मालूम है, और प्रोसेस कंस्ट्रेंट के बारे में मालूम है। थर्मोडायनेमिक्स की मास्टरी इज ऑल अबाउट प्रोसेस कंस्ट्रेंट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वर्किंग फ्लूइड्स। वर्किंग फ्लूइड के बारे में कल हम समझ चुके हैं, लॉ अब समझना शुरू किया है, और प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स धीरे धीरे कवर होते रहेंगे। Working fluid we have already understood yesterday, and today we are beginning the understanding of laws of thermodynamics, and process constraints we will keep understanding as day passes. Displacement work is the only type of work that we are going to explore. Work further can be in many forms. For example, it can be shaft work. It can be shaft work. But we are going to focus at only displacement work. What is displacement work? Displacement work is there is a cylinder, and then there is a piston, and let's say piston gets displaced by ds amount as a result of pressure force acting here. तो आप बता सकते हैं क्या मुझे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा प्रेशर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट छोटू डिस्प्लेसमेंट।
What will be the work done, people? Work done will be pressure force multiplied by that छोटू displacement. अभी ये pressure force को क्या लिख सकता हूं मैं? ये pressure force को लिख सकता हूं मैं pressure intensity multiplied by area and further multiplied by छोटू displacement. हेलो, लेटे लेटे पढ़ रहे हो? हाँ, थोड़ा आराम से बैठ जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ. क्या मूवी देख रहे हो? अटेंटिव होके बैठो. बैठ, लैपटॉप से निकल के. So pressure intensity multiplied by area further multiplied by displacement. Work done is force multiplied by displacement. Force can be written as pressure intensity into area, and now area into displacement is what? Area into displacement is volume traveled. Area into displacement is what? Area into displacement is volume traveled. My dear friends, it's so very clear that जो work done है, it's so very clear that जो work done है वो अगर पूरे प्रोसेस को आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर डिस्क्राइब कर सको. लेकिन हेलो, पीडीवी हर तरह के वर्क को कैलकुलेट करने के लिए नहीं है. पीडीवी एक सिंपल कॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस में होने वाले डिस्प्लेसमेंट वर्क को कैलकुलेट करने के लिए है. पीडीवी इज टू कैलकुलेट द work done due to displacement of a simple compressible substance. My dear friends, suppose ये प्रोसेस जिस तरह से हुआ है उसमें प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज कैसे चेंज होंगी वो आपको मालूम है. उसमें प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज कैसे चेंज होंगी वो आपको मालूम है. प्रेशर नेचुरली यहाँ पर वर्टिकल कोऑर्डिनेट है और डीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? डीवी रिप्रेजेंट कर रहा है what exactly dV is representing? dV is representing a small change in volume. आप बता दो मुझे PdV क्या represent कर रहा है? You tell this to me. What exactly is PdV representing? PdV is representing the area under pressure. लैपटॉप को प्लग कर लीजिए. अरे लैपटॉप प्लग्ड है, घड़ी घड़ी नखरे कर रहा है, पता नहीं क्यों. ये लैपटॉप प्लग्ड है, आप देख लो ठीक से. It is plugged. You can verify here. Look this. अच्छा, एक बात और. तुम चलो ठीक है, लेकिन ये भी सही है. लैपटॉप प्लग्ड अगर अनप्लग हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई थोड़ी देर के लिए अफेक्ट होगी. So thanks, but it is already plugged. Anyways, ये पीडीवी क्या है? ये पीडीवी क्या है? ये पीडीवी क्या है? ये पीडीवी क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, दिल डब्ल्यू हमें मिला है P multiplied by dV, and PdV is nothing but area under PV plot of the process. Area under PV plot of the process. And आप बताओ मुझे, आप बता दो मुझे, एरिया आपको तभी ना पता चलेगा जब पाथ पता होगा. एरिया आपको तभी ना पता चलेगा जब पाथ पता होगा. एरिया यू विल नो ओनली व्हेन यू विल नो द पाथ. Only when you will know the path. And therefore we have two important conclusions. Conclusion number one, what is a path dependent quantity? Conclusion number two, conclusion number one, that what is a path dependent quantity. Conclusion number two, that this PdV formula can be used only when you know the path. That means only when the process is a series of successive equilibrium states. That means only when the process is quasi-equilibrium process. That means only when the process has been executed in almost a static manner, going through series of successive equilibrium states. सर, आपकी एनर्जी देख के मजा आया एकदम, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कसम से. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ लोगों को तो समझ में आया होगा कि बात क्या हुई, लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आया हो, आंखें बंद करो. आंखें बंद, आंखें बंद, इमीडिएटली आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद,
आंखें बंद करो और एक कैनवस खोल लो अपनी आंखों के सामने। लेकिन सर आंखें तो बंद हैं। बंद आंखों के सामने, और तुम यार आंखें बंद करते हो तो तुमको वही सब क्यों नजर आने लगता है, ये बताओ। कितना फिल्दी माइंड है यार, कितना फिल्दी माइंड है। तुम ये पिस्टन, सिलेंडर, वर्किंग फ्लूइड, लिक्विड, वेपर, आइडियल गैस, ये विजुअलाइज कर लो प्लीज। आंखें बंद। पहली बात, वर्क और हीट दो तरीके हैं। आंखें बंद रखो प्लीज, 2 मिनट के लिए आंखें बंद रखो एंड देन वी विल स्टार्ट अटैकिंग प्रॉब्लम्स। पहली बात, वर्क और हीट दोनों 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 सिस्टम में ट्रांसफर होने के मोड हैं। अरे दिखे तुम्हें इंजन, दिखे तुम्हें इंजन और उसमें बर्न होता हुआ फ्यूल, और दिखे तुम्हें टरबाइन और उसमें एंटर करती हुई स्टीम और ट्रांसफर करती हुई वर्क, शाफ्ट के थ्रू वर्क प्रोड्यूस होता हुआ, दिखे तुम्हें एक एयरक्राफ्ट इंजन, वर्क और हीट के फॉर्म में सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड दोनों बाउंड्री फिनोमिनन है, दोनों इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं, दोनों प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड करेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर नहीं। दूसरी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि आया इज इक्वल टू गया। जब जब जो जो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया से उसको जाना तय है। आया बराबर गया। एक चक्र कंप्लीट होता है जब when a cycle completes, आया is equal to गया, net inlet of energy is equal to net outlet of energy, net output of energy. Usually we should write it qi plus wi is equal to आंखें बंद, qi plus wi is equal to qo plus wo, but we take qi and qo one side, qi minus qo, and we take wo minus wi other side, and we write simply q is equal to w. Simply q is equal to w. Actually this is q net and actually this is w net. But ये तो सिर्फ चक्र कंप्लीट होने पर होगा। अगर तीसरा ऑब्जर्वेशन, अगर कोई प्रोसेस है, तीसरा ऑब्जर्वेशन अगर कोई प्रोसेस है, तो एनर्जी आया, एनर्जी गया, लेकिन एनर्जी रुका भी। लेकिन एनर्जी रुका भी, रुकेगा वर्क और हीट के फॉर्म में नहीं, रुकेगा काइनेटिक पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। सर ये काइनेटिक समझ में आती है मोशन के कारण, पोटेंशियल समझ में आती है ग्रेविटी फील्ड में हमारी पोजीशन के कारण। सर ये इंटरनल क्या है? इंटरनल है बच्चा थर्मल एनर्जी। काइनेटिक इज ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल इज ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड्स, एंड internal energy is due to thermal state of the body. Observation number 4, the displacement work among all the modes, different modes of work. Work के कई सारे मोड हैं further, लेकिन उसमें से एक है displacement work, जिसे हम लिख सकते हैं PdV, और ये PV प्लॉट के एरिया के अंडर, PV प्लॉट के अंडर के एरिया से डिसाइड होगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, क्योंकि ध्यान से समझियो आखिरी बात, क्योंकि एरिया से डिसाइड हो रहा है वर्क। अगर पाथ चेंज कर दूं मैं स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में, एरिया बदल जाएगा, वर्क डन बदल जाएगा। वर्क डन एक पाथ से दूसरे पाथ पर कुछ और मिलेगा, भले ही इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम ही क्यों ना हो। वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, पहली बात। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझियो, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, दैट पाथ आप तभी बना पाओगे जब आपने क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस परफॉर्म किया हो, जिसकी सारी स्टेट्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स हों। Path you will be able to plot only when you have performed a quasi-static process which is having all possible states equilibrium states. So only for quasi-static process you can calculate work done like this. ऐसा नहीं है कि actual process में work done होगा नहीं।
आप कैलकुलेट नहीं कर सकते पीडीवी का फंडा यूज करते हुए। आप पीडीवी का फंडा यूज करते हुए कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला शोज टू थिंग्स, वन वन दैट वर्क एक पाथ फंक्शन है, और दूसरा दैट ये फॉर्मूला यूज करके हम वर्क डन सिर्फ और सिर्फ एक क्वेसी स्टैटिक या एक ऐसे प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जो प्रोसेस सर यू आर ऑसम। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बढ़ते रहें और पढ़ते रहें और देखें, आज जबरदस्त आसाम के बागानों से चुने हुए कुछ प्रॉब्लम्स लाया हूं आपके लिए। देखें इन समस्याओं को और करते हैं सॉल्व। लेट्स सॉल्व देम। आसाम के बागानों से चुने हुए ये स्पेशल प्रॉब्लम्स। A piston cylinder device contains V0 volume of gas initially at pressure P1. At this state, a linear spring that has a spring constant of K is touching the piston. By the way, ये problem number 1 है। So at this state, linear spring, it is having a spring constant K and touching the piston, but exerting no force on it. Exerting no force मतलब natural length पे है। Now heat is transferred to the gas, causing the piston to move and to compress the spring until volume inside the cylinder becomes Vf and pressure becomes P2. Assuming quasi-static expansion. ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है बंधु। Assuming quasi-static expansion, the total work done by the gas is C। सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, क्या ही तो बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। तो people have spoken, जनता बोल चुकी है, जनता बोल चुकी है। देखो इस समय स्प्रिंग कोई फोर्स, ओए ध्यान से समझ लो प्लीज, क्योंकि शुरू की 5-6 प्रॉब्लम्स यही है। 5-6 प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू ब्रह्मांड के दर्शन करने वाले हैं शुरू की 5-6 प्रॉब्लम्स में। इससे पहले कि हम फर्स्ट लॉ को फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू करें और क्वेसी स्टैटिक प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड क्वेसी स्टैटिक प्रोसेसेस की एनालिसिस करना शुरू करें, पहले हम थर्मोडायनेमिक्स रूपी इस वृहद उत्सव को मनाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स रूपी इस वृहद दुनिया के दर्शन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इनिशियल स्टेट में इस पिस्टन पर, in the initial state, my dear friends, this piston is having some pressure acting which is obviously balanced by the piston's weight and atmospheric pressure. इस पर जो गैसियस प्रेशर लग रहा होगा अंदर से, वो कहां से बैलेंस हो रहा है? वो बैलेंस हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और कहां से बैलेंस हो रहा है? और बैलेंस हो रहा है वेट ऑफ द पिस्टन से, और बैलेंस हो रहा है वेट ऑफ द पिस्टन से। अब अगर ये मूव करेगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाने के बाद भी ये दोनों तो प्रेजेंट ही है ना, लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक फोर्स और प्रेजेंट है, स्प्रिंग फोर्स। इसका मतलब है कि अंदर अब प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे अब दो चीजों को बैलेंस करना है। शुरुआत के इस वेट ऑफ पिस्टन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले भी था। वेट ऑफ पिस्टन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेयर एनीवे देयर, वैसे भी वो प्रेजेंट थे। पिस्टन का वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे भी प्रेजेंट थे। वेट ऑफ पिस्टन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेयर प्रेजेंट। इसका मतलब अब प्रेशर बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ पिस्टन अभी भी प्रेजेंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी प्रेजेंट है।
लेकिन एक फोर्स अब एक्स्ट्रा आ चुका है और वो फोर्स है k मल्टीप्लाइड बाई x. दैट फोर्स इज अ स्प्रिंग फोर्स. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से. क्या पता पिस्टन मूव ना हुई. ओ भाई, ओ भाई, हेलो, तुम जरा सिलेंडर के नीचे एक भट्टी रखकर देखना पिस्टन क्या है. पिस्टन का बाप भी उछल के बाहर जाएगा. अंदर के गैस पार्टिकल्स इतना ज्यादा बवाल मचाने लगेंगे कि पिस्टन बोलेगा भागो यहां से, खतरनाक, ये पागल हो रखे, बावले हो गए यार, ये देखो कैसे उछल रहे हैं ये सब. तो जब हीट आप ट्रांसफर करोगे गैस को तो प्रेशर बढ़ेगा, वो किसी और ऊपर जाकर कहीं जब स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस करेगा तब सेटल होगा. तो पिस्टन मूव खुद बैठ के देखना. एग्जैक्टली हीट ट्रांसफर. एक्चुअली मैं बोलने वाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे मुंह से नहीं अच्छा लगता. बट प्लीज टेक थिंग्स इन लाइट स्पिरिट, ओके प्लीज. बुरा वैसे भी नहीं उठता. तो फाइनल प्रेशर को मैं अगर P कह दूं, if I call final pressure as P, then I can write initial pressure multiplied by area is equal to atmospheric pressure multiplied by area plus weight of the piston. Atmospheric pressure multiplied by area plus weight of the piston. And अगर मैं final free body diagram में balance करूं तो P into A is equal to atmospheric pressure multiplied by area plus weight of the piston plus एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया K multiplied by X. There is one extra force. अरे ठीक है, PF लिखो, P2 लिखो, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है. Write it anything, भावनाओं को समझो. So Kx, but P naught A plus WP को मैं लिख सकता हूं P initial multiplied by A. This can be written as P initial multiplied by A and then plus Kx. तो इसको मैंने पहली इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया. एंड अब मैं इसमें एक A और इंट्रोड्यूस करेगा. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एरिया ऑफ द पिस्टन फर्दर. Now I'm going to introduce area of the piston further. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. And then my dear friends, आप realize करो that A into X क्या represent कर रहा है. A into X क्या represent कर रहा है. What exactly A into X is representing? A into X is representing final volume minus initial volume. A into X is representing final volume minus initial volume. So A into X को मैं लिख सकता हूं final volume minus initial volume. बहुत ध्यान से समझियो. A स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं मुझे मिल जाएगा P is equal to initial pressure. P is equal to initial pressure plus K divided by A square and V minus initial volume. मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझियो. P is equal to Pi plus K upon A square V minus K upon A square VI. K upon A square VI. ये दोनों गिवन इनिशियल स्टेट के लिए दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं एक कांस्टेंट. So I'm going to get P is equal to K upon A square V plus constant J. तो Y बराबर mx plus c है. J तो Y बराबर mx plus c है. This is Y is equal to mx plus c. Wow, lovely, awesome. क्या ही तो बात है. ये तो एक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मिल गया है हमें. दिस इज वन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. अगर कभी किसी डिवाइस में स्प्रिंग अटैच्ड रहेगा तो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो हुआ करेगा.
then there will be a linear relationship getting followed प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब समझे दया। ओए इसका मतलब एक लीनियर ग्राफ होगा और उस लीनियर ग्राफ पर अगर आपको इनिशियल प्रेशर मालूम है और अगर आपको फाइनल प्रेशर मालूम है, अगर आपको इनिशियल प्रेशर मालूम है और अगर आपको फाइनल प्रेशर मालूम है और अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस मालूम है, मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया अंडर द कर्व आप कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया अंडर द कर्व होगा P1 plus P2 upon 2 average height of trapezium multiplied by delta V। P1 plus P2 upon 2, so बड़े आराम से you can now calculate very easily P1 plus P2 upon 2 multiplied by delta V। P1 plus P2 upon 2 multiplied by delta V। So I'm going to get the work done as a trapezium के अंडर का एरिया कैलकुलेट करना मालूम है आपको? नहीं, ट्रेपेजियम के अंडर का एरिया कैलकुलेट करना मालूम है ना आपको? You know how to calculate area under a trapezoidal curve। So P1 plus P2 by 2 multiplied by delta V। P1 plus P2 by 2 multiplied by delta V। ध्यान से समझियो। सर एक बार फिर से ये वाला। कभी कभी मन करता है एकदम लैपटॉप से भन्न से बाहर आऊं और आपके कंधे पर हाथ रखूं और बोलूं चलो तुम्हें डोसा खिला के लाता हूं, और फिर डोसा की दुकान पर जाकर जहां 99 प्रकार के डोसा बनते हो, एक बड़े से गरम तवे पर आज बहुत कंटेंट है बेटा, बहुत कंटेंट है। देयर इज ग्रेट अमाउंट ऑफ कंटेंट टुडे, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, अदरवाइज हम मेरा ही नहीं और लर्नर्स का भी टाइम वेस्ट होगा। बहुत क्विकली एक 45 सेकेंड्स के अंदर अंदर मैं रिकैप करूंगा, ध्यान से समझियो। इसलिए रिकैप कर रहा हूं क्योंकि अगले 4-5 प्रॉब्लम्स इसी पर बेस्ड हैं और मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया से अवगत करवाना चाहता हूं। इनिशियल फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप इनिशियल फ्री बॉडी डायग्राम में हीट देने से पहले अगर आप बैलेंस करो तो इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपवर्ड फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया प्लस वेट ऑफ पिस्टन। इनिशियली कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं था, एक बार हीट देने के बाद प्रोसेस आपने खत्म कर दिया, कहीं जाकर सिस्टम सेटल हो गया, somewhere the system got settled, then final pressure into area is equal to atmospheric pressure into area plus weight of the piston plus spring का force, spring का force। now ये इतने को मैं initial pressure into area से replace कर सकता हूं, this one I can replace into initial pressure into area and further मैंने इसमें area एक और introduce कर दिया, मैंने इसमें एक और एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। I multiplied one more area, I multiplied one more area and एक और एरिया मल्टीप्लाई करने के बाद I'm gonna get P minus PI या फिर एरिया स्क्वायर्स A into X क्या हो गया बेटा? A into X क्या हो गया बोलो? एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या हो गया? एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज नथिंग बट volume traveled। area multiplied by distance is nothing but volume traveled। so ये इतना बन गया delta V। so I get P multiplied by A square is equal to PI multiplied by A square plus K multiplied by delta V। delta V को मैं V minus V initial लिख सकता हूँ, A square से डिवाइड कर दो, A square से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा K upon A square and V minus VI। अब इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम नोन होंगे आपको एंड स्प्रिंग का स्टिफनेस नोन होगा और पिस्टन का एरिया नोन होगा,
तो पी आई माइनस के अपॉन ए स्क्वायर वी आई, इस पूरे को एक कांस्टेंट का नाम दे सकते हो आप। दिस होल थिंग यू कैन नेम लाइक अ कांस्टेंट। इस पूरे को आपने नाम दे दिया एक कांस्टेंट का, एंड आपको मिलता है P is equal to Y is equal to mx plus C kind of behavior between pressure and volume। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको C plus mx kind of behavior मिलता है। ध्यान से समझियो, C plus K by A square multiplied by volume। ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में एक लीनियर रिलेशन को सिग्निफाई कर रहा है। और अगर लीनियर रिलेशन मिल गई है तो आप जानते हो कि एक लाइन के अंडर का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। एक लाइन के अंडर का एरिया, अगर इनिशियल प्रेशर है P1, अगर इनिशियल प्रेशर इज P1 एंड फाइनल प्रेशर इज P2, final pressure is P2, and if the difference between P1 and P2 is, if the difference between P1 and P2 is, difference between initial volume and final volume is delta V, तो अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा। डिस्प्लेसमेंट वर्क कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व, एंड एरिया अंडर द कर्व एक ट्रेपेजियम के लिए एरिया होता है एवरेज हाइट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो जिन लोगों ने मिशन डीडीआर बैच में ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है मुझसे, उनके लिए ये देखा हुआ प्रॉब्लम था, लेकिन जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ओ मोरी मैया जो का देख लो, वो था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आज के बाद से आपको याद रहना चाहिए दैट स्प्रिंग के केस में एक लीनियर वेरिएशन होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। इन केस ऑफ स्प्रिंग देयर विल बी, जो वर्क का कैलकुलेशन स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स से शुरू करे वो अनमैचेबल, और अनमैचेबल तो बच्चे अब देखोगे आप आगे आने वाले आधे घंटे। अगर आप अटेंटिव रहे, आगे आने वाले आधे घंटे अगर आप अटेंटिव रहे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप थर्मोडायनेमिक्स को अलग स्तर पर, अलग लेवल पर जाकर फील करोगे। A cylinder contains 6 kilogram water initially at 200 kilopascal and 0.1 meter cube volume. Spring of stiffness 400 Newton per meter is at natural length in this position. Area of the piston is 0.025 meter square. Content is now heated quasi-statically. ये जब तक ना हो तब तक आप एरिया की मदद से वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एरिया की मदद से वर्क डन कैलकुलेट करने का फंडा तभी तो लगेगा जब आपके पास पाथ हो। एरिया की मदद से वर्क डन कैलकुलेट करने का फंडा तभी तो यूज होगा जब आपके पास पाथ हो, और पाथ भाई साहब तभी होगा जब आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सको, और सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट तभी कर सकोगे जब सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स हों, और सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट्स तभी होंगे जब आपने पिस्टन को बार बार धीरे धीरे रोक के पहले रोका, सेटल हुआ सिस्टम, एक पी डिसाइड किया, प्लॉट किया। So area you can calculate only when it is path is known. Path is known only when it is quasi-static process, which is having every state as equilibrium state. That means you performed the process by running very slowly. Piston settles at a new state, and then you note down the values, and then you give little more heat. Piston settles to a new state, and you note down the pressure and volume again, and then like that. तभी आप एरिया की मदद से वर्क डन कैलकुलेट कर सकोगे। लेकिन पहले आपसे वर्क डन नहीं पूछा है, पहले मैंने आपसे पूछा है फाइनल स्टेट ऑफ द कंटेंट।
First, I'm not asking the work done. First, I'm asking the final state of the content. अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि प्रेशर को लिखा जा सकता है some constant plus k divided by a square multiplied by volume. Pressure can be written as some constant plus k divided by a square multiplied by volume. मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको स्टिफनेस गिवन है 400 न्यूटन पर मीटर और एरिया गिवन है 0.025, एरिया गिवन है 0.025 स्क्वायर एंड वॉल्यूम तो वेरिएबल है। तो यहां से आपको एक जनरल, अच्छा नेक्स्ट पेज पर मैंने स्पेस दिया हुआ है तो व्हाई टू बॉदर अबाउट इट है। नेक्स्ट पेज पर इसे सॉल्व करने का स्पेस है हमारे पास। तो अभी अभी हमने देखा था, अच्छा एक बात मैंने आपको बोली थी तो वो नोट कर लो यार प्लीज। आप शुरू में हैबिट डालना नोट करने की, बाद में नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में ये बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके लिए। वर्किंग फ्लूइड क्या है बताओ, आइडियल गैस या रियल गैस या लिक्विड वेपर? वर्किंग फ्लूइड इज व्हाट? आइडियल गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, रियल गैस और लिक्विड वेपर। वर्किंग फ्लूइड इज व्हाट? आइडियल गैस, रियल गैस और liquid vapor. Working fluid is liquid vapor, liquid vapor, liquid vapor, liquid vapor, liquid vapor, liquid vapor. Working fluid है liquid vapor. And process constraint क्या है? शुरू में थर्मोडायनेमिक्स में अगर ये बातें आप नोट करके तब सॉल्व करोगे, यकीन करो मेरा, आप धीरे धीरे आप मुस्कुराओगे कि अरे हर प्रॉब्लम में ये चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। 3 कहानियां हैं, वर्किंग फ्लूइड, प्रोसेस कंस्ट्रेंट और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो प्रोसेस कंस्ट्रेंट इज व्हाट? प्रोसेस कंस्ट्रेंट इज लीनियर पीवी डायग्राम हियर। Process constraint is linear PV diagram here, which can be linear PV diagram here is the process constraint. या शुरू में आदत डालो नोट करने की, C plus K upon A square multiplied by V। मैं तो कहूंगा आप इसे याद ही रख लो इस इतनी इक्वेशन को। एंड क्योंकि K आपको गिवन है, because K value is given to you and also area आपको गिवन है 0.025 स्क्वायर multiplied by V। ध्यानम से समझियम। So I'm gonna get P is equal to C plus ओ भाई मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? अश्वत्थामा। दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो लोगों को वरदान मिला चिरंजीवी रहने का, एक अश्वत्थामा और एक अश्वत्थामा जी और एक मेरा कैलकुलेटर। ये मेरी इंजीनियरिंग के समय का कैलकुलेटर है और ये इट रिफ्यूजेस टू डाई। नजर ना लगे इसको, इट रिफ्यूजेस टू डाई। ये कहता है कि ना, जब तक ये खेल खत्म नहीं होता अपन इधर ही है। 991 ms एग्जैक्टली 640,000 C plus 640,000 multiplied by V। Hey guys, C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? Can you calculate the C value? C value you can calculate क्योंकि इनिशियल प्रेशर गिवन है और इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, तो एक बाउंड्री कंडीशन से आप C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। There is one boundary condition given and that is 200,000 is equal to, जब प्रेशर है 200,000 640,000 into volume, when the pressure is 200,000 then volume is 0.1. What is the value of C? मैं एवरी सेमेस्टर एक कैलकुलेटर खरीदा। अच्छा बताओ सी की वैल्यू क्या है? फटाफट जल्दी 1,36,000। The value of C is 1,36,000। अब आपके
pass finally. Now you have equation ready. फाइनल प्रेशर डबल हो जाने तक आपने हीट दी, क्या उसके करेस्पॉन्डिंग, उस फाइनल प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते? फाइनल प्रेशर डबल होने तक आपने हीट दी, क्या आप उस, मैंने क्या यूज किया अभी, मैंने यूज किया प्रोसेस कंस्ट्रेंट. What exactly I used so far? I used the linear PV relation. मैंने linear PV relation यूज किया. एंड दोस्तों अब आप फाइनल प्रेशर डबल हो जाता है तो फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम इज हाउ मच? फाइनल वॉल्यूम इज हाउ मच? 0.4125. Are you sure? 400,000 minus 136,000 upon 640,000 upon 640,000. 0.4125. फाइनल वॉल्यूम है 0.4125. लेकिन स्टीम टेबल में जाने से पहले आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा. Before we go into steam table, we will have to calculate specific volume. कितना मास है? मास है 6 किलोग्राम. How much mass is there, people? We will have to calculate specific volume. And इसको VF लिखने के बजाय let's write V2. नहीं तो ये saturated liquid जैसा फील होने लगेगा. So let's write V2. V2 will become this much meter cube. But as I said, हमें specific volume calculate करना होगा mass से divide करके. So divide by mass 0.06875. 0.06875. 400 किलोपास्कल प्रेशर पर 400 किलोपास्कल प्रेशर पर जाकर देख लें. अगर ये वॉल्यूम VF से कम है तो सब कूल्ड लिक्विड है. अगर ये वॉल्यूम VF और VG के बीच में है तो वेट वेपर है. अगर ये वॉल्यूम VG के बराबर है तो सैचुरेटेड वेपर है. और अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम VG से बड़ा है तो सुपरहीटेड वेपर है. स्टीम टेबल, सर ये गेट में थोड़ी ना आएगा, टेबल नहीं मिलती है. वो टेबल का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर आपको दे देंगे. मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया है, मुझे ये था कि मैं आपको दिखा दूंगा. 400 किलो पास्कल पर बच्चा मुझे मिला है 0.06875. 400 किलो पास्कल पर मुझे मिला है 0.06875. So these are the temperature tables. Let us go to the pressure table. 400 किलो पास्कल, 400 किलो पास्कल, 400 किलो पास्कल, 400 किलो पास्कल. देखो ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. 400 किलो पास्कल पर मुझे 0.001084 और VG वैल्यू है 0.46246. VF वैल्यू इज 0.001084 and VG वैल्यू इज 0.46246. अरे याद करो कल के सेशन को, क्यों पढ़ा आपने वर्किंग फ्लूइड पहले? लोग आइडियल गैस पढ़ाकर पूरी थर्मोडायनेमिक्स को आइडियल गैस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाकर किनारे सट जाते हैं जाकर. अरे क्यों कर रहे हैं धोखा? Why have you been cheating? पहले आप समझो कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ गैस टरबाइन नहीं है, स्टीम टरबाइन भी है. सिर्फ इंटरनल कंबस्शन इंजन नहीं है, स्टीम इंजन भी है. सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजन नहीं है, रेफ्रिजरेटर भी है.
और इसलिए स्टीम, प्योर सब्सटेंसेस, लिक्विड वेपर पढ़ना जरूरी है। 400 किलो पास्कल पर वीएफ है 0.001084, वीजी है 0.46246, 0.001084 एंड वीजी है 0.46246। क्या मिला है हमें एग्जैक्टली? वॉल्यूम इन्हीं दोनों के बीच में मिला है। वॉल्यूम इज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी कंक्लूड दैट, ध्यान से समझियो, नाउ वी कंक्लूड at 400 kilopascal, at 400 kilopascal, vf value is point, vg value is 0.4626 and vf value is 0.001084 and this is 0.001084। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वॉल्यूम हमें मिला है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है, आप वेट वेपर स्टेट में हो, यू आर इन द वेट वेपर स्टेट, सिंस द वॉल्यूम दैट यू आर गेटिंग इज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, यू आर इन द वेट वेपर स्टेट। V2 जो आपको मिला है वो Vf से ज्यादा है और Vg से कम है। बता दो दुनिया वालों को कि वेट वेपर स्टेट है। आप तो प्रोसेस डिस्क्राइब कर सकते क्या? इनिशियल स्टेट थी 200 किलो पास्कल पर और फाइनल स्टेट है 400 किलो पास्कल पर, और क्योंकि स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये एक लीनियर प्रोसेस होगा, बिकॉज इट इज स्प्रिंग थिंग, इट विल बी अ लीनियर प्रोसेस। Initial state was available at 200 kilopascal. Final state is available. Sir, 2 point formula से गलत आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, गलत कैलकुलेशन कर लिए हो गया। फिर से एक बार पेशेंस से करना। क्या आंसर था इसका? What was the answer, people? Answer is correct. Answer is A. Correct answer is A. आप देखो थर्मोडायनेमिक्स को इवॉल्व होते हुए। पहले आपने एक वर्किंग फ्लूइड के बारे में सीखा था कल आपने वर्किंग फ्लूइड्स के बारे में सीखा था। आज आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोसेस कंस्ट्रेंट स्प्रिंग का मैंने बताया। ऐसे कितने ही प्रोसेस कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। I have taken just a model, just an illustrative. So yesterday we learned about working fluids. Today I introduced one process constraint with spring. कि अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो लीनियर प्रोसेस कंस्ट्रेंट होगा। धीरे धीरे हम और स्टैंडर्ड प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स की तरफ जाएंगे। तो पहले मैंने प्रोसेस कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टेट्स, वर्किंग फ्लूइड, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। प्रोसेस कंस्ट्रेंट एंड वर्किंग फ्लूइड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स देम टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 6 kilogram water initially at 200 kilopascal and 0.1 meter cube volume. Spring of stiffness 400 Newton per meter. Natural length पे है शुरू में। Area of the piston given है। Content is now heated quasi-statically. Still pressure gets doubled. Work done in the process is, इस पूरे प्रोसेस में क्या वर्क डन हुआ? आसान सवाल। क्यों आसान सवाल? क्योंकि बैठे हुए हैं आप करके सब कुछ, क्योंकि इसके लिए आप सब कुछ करके बैठे हुए हैं। C प्लस K अपॉन A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। K गिवन है आपको 400 एंड एरिया गिवन है आपको पिस्टन का 0.25 स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, एंड देन आप लिख सकते हो C प्लस 640,000 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। एंड क्योंकि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम मालूम है, इनिशियल प्रेशर इज 200,000
and initial volume is 0.1 मीटर क्यूब। यहां से C वैल्यू आ जाएगी और C वैल्यू हमें मिली थी 1,36,000। आप प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को कर दोगे अपडेट। यू आर नाउ गोइंग टू अपडेट द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। 136,000 प्लस 64,000 मल्टीप्लाइड बाई V। हालांकि मैंने पिछले प्रॉब्लम में ये करवा दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैंने बता दिया कि हाउ वी विल प्रोसीड अबाउट दिस, हाउ वी विल प्रोसीड अबाउट दिस। ध्यान से समझियो। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, आप फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे। फाइनल प्रेशर है 400,000 पास्कल, तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आपको मिल गया था कितना? वॉल्यूम मिला था 0.4125 एंड दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना मिला? 0.06875। स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे मिल गया था 0.06। या जरूरी भी नहीं है स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना। क्यों स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट करूं मैं? आई डोंट केयर। मुझे तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर मालूम है, मुझे तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम मालूम है, और मुझे मालूम है कि पीवी डायग्राम पर, अच्छा ये पीवी डायग्राम ही है, अगर ये पीवी डायग्राम है तो 200 किलो पास्कल का लाइन ऐसा दिखेगा, 200 किलो पास्कल का लाइन ऐसा दिखेगा, एंड 400 किलो पास्कल का लाइन ऐसा दिखेगा। इनिशियली आप यहां हो, फाइनली आप यहां हो। स्प्रिंग ड्रिवन प्रोसेस होने के कारण ये एक लीनियर प्रोसेस है, एंड वर्क डन आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन यू कैन कैलकुलेट very 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 easily. Work done you can calculate very 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 easily. P1 plus P2 का average, P1 and P2 का average, this is P1 and this is P2 average height multiplied by this change in volume, multiplied by this change in volume। ध्यान से समझियो, क्योंकि सारी ये शुरुआत की जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने थ्योरी को अवॉइड करने के लिए रखी, कि इन्हीं के बहाने आपको कुछ दिखाऊंगा, एक बड़ी स्टोरी बन रही है। वी आर नॉट सिंपली सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, वी आर एक्चुअली बिल्डिंग अ स्टोरी। वी आर नॉट सिंपली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और इसलिए जो ये सोचकर मेरी क्लास में बैठे कि मनी हाइस्ट देखने बैठा है, कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। ये सोचकर बैठना मेरी क्लास में कि ब्रेकिंग बैड देखने बैठे हो, शुरू के 2-3 एपिसोड्स झेलने पड़ेंगे और उसके बाद रात रात बिता दोगे आप। शुरू के 2-3 एपिसोड्स झेलने पड़ेंगे आपको। ये सोच के कभी मत बैठना मेरी क्लास में कि मनी हाइस्ट देखने बैठे हो, ये सोच के बैठना कि ब्रेकिंग बैड देखने बैठे हो। शुरू में इसलिए बैठना पड़ेगा कि किसी ने कहा था कि देख लेना, और उसको फोन करके बोलोगे कि कौन सा सीरीज सजेस्ट कर दिए हो यार, एंड 2-3 एपिसोड्स के बाद आप बोलने वाले हो कौन सा सीरीज सजेस्ट कर दिए थे यार। और इसलिए मेरे लिए तो प्रोफेसर टॉप मोस्ट लेवल पर एक ही है, हाइजेनबर्ग। ऑलराइट, सो W क्या होगा? W होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आज से ब्रेकिंग बैड देखने लग जाओ, हेलो, नहीं तो तुम ब्रेकिंग बैड कर रहे होगे फरवरी में। कूल। और फिर तुमको कोई मनी हाइस्ट ही करनी पड़ेगी अपनी लाइफ चलाने के लिए, इसलिए सीरीज मत देखना। सो W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एंड एरिया अंडर द कर्व इज सिंपली P1 plus P2 divided by 2, P1 plus P2 divided by 2 multiplied by delta V. P1 plus P2 divided by 2 is nothing but 300 kilopascal, and V1 plus V2, V1 minus V2, V2 minus V1, 0.4125 minus 0.1 minus
0.1। ये ध्यान रखना क्योंकि मैं टोटल वॉल्यूम यूज कर रहा हूं इसलिए मुझे मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करता तो मुझे मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती। क्योंकि मैं प्रेशर को लिख रहा हूं किलो पास्कल में विच इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब, मुझे बाय डिफॉल्ट किलो जूल में मिल जाएगा आंसर। आई एम गोइंग टू गेट द आंसर इन किलो जूल बाय डिफॉल्ट 0.4125 minus 0.1 multiplied by 300 93.75 kilojoule 93.75 किलोजूल। और ये स्टोरी कॉन्क्लूड होगी यहां पर आकर और ये कहानी कॉन्क्लूड होगी यहां पर आकर। कैलकुलेट करो वो जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, हीट सप्लाइड। और अब आप तीसरी कड़ी लाकर मिलाते हो कि वर्किंग फ्लूइड और प्रोसेस कंस्ट्रेंट का तो बहुत सारा यूज किया, अभी तक कोई लॉ क्यों नहीं यूज किया? Working fluid and process constraint we have used so far so much. Why did we not use any law of thermodynamics? अरे करो अब law of thermodynamics use, जिस कारण ये सब कुछ हुआ। The heat supplied, उस कारण तक पहुंचो अब। Now you reach to that particular reason. Now you reach to that particular reason. ध्यान से समझियो। अरे 45-50 दिनों की तपस्या एक्चुअली होने वाली है। ऐसी तपस्या कि आप जिंदगी भर अगर इसके बारे में याद करोगे, मुस्कुराओगे एक बार कि मैंने क्या जिया था। लेकिन हाँ, मेरे साथ अगर जी सके तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट सस्टेन नहीं कर पाते हैं। महीने 2 महीने बाद ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं कि भाग खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि गेट में भले ना हो लेकिन अभी तो कम से कम मोटिवेटेड रहें। तो मैं ये ध्यान रखना, मेरे टेस्ट अगर दोगे मैं खुश नहीं करूंगा आपको खुश करना मेरी जिम्मेदारी है भी नहीं। मेरी जिम्मेदारी ये बिल्कुल नहीं है कि खुश रहो और मुस्कुराओ और खूब खुश करूं मैं आपको ना। मेरी जिम्मेदारी है आपको दर्द देने की और मैं दूंगा। और इसलिए जो www.unmatchable.in पर टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि लेवल नीचे आएगा। लेवल ऐसा ही रहेगा। लेवल विल बी लाइक दिस। टॉपर के आते हैं 12-13 मार्क्स 18 में, एंड टॉप 10 तक जाते जाते 10th नंबर तक जाते जाते 50%। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे कि आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जब आप टेस्ट देने के बाद उनको लगाने बैठोगे तो। हीट सप्लाइड, अब बारी है। वैसे तो सब कुछ करके हम होमवर्क करके आए हैं यहां तक, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक फ्रेश प्रॉब्लम की तरह से ट्रीट किया जाए। वैसे वी हैव डन द होल होमवर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम, बट आई वांट दिस प्रॉब्लम टू बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश प्रॉब्लम। एंड इफ आई ट्रीट इट एज अ फ्रेश प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू राइट c plus k divided by a square multiplied by v, and that is going to become 400 divided by 0.025 square multiplied by v, and that is going to become p is equal to c plus 640,000 multiplied by v। आप इनिशियल डेटा रख दो, इनिशियल प्रेशर वैल्यू है 200,000 एंड इनिशियल वॉल्यूम वैल्यू है, इनिशियल प्रेशर वैल्यू इज 200,000 एंड इनिशियल वॉल्यूम वैल्यू इज 0.1 मीटर क्यूब। तो आपको C वैल्यू मिल जाएगा। C वैल्यू इज गोइंग टू बी 136,000। फाइनली बेटे अपडेट कर दो, 136,000 प्लस 640,000 मल्टीप्लाइड बाय V, एंड इस तरह से आपके पास इनिशियल प्रेशर और उसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल वॉल्यूम अवेलेबल है 200,000 एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटे?
बच्चे इनिशियल वॉल्यूम कितना है? लाल, पीले, हरे, नीले, बैंगनी? नहीं, मतलब प्राइड वाइड वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, स्टिल मैं उनमें से नहीं हूं, ठीक है। एंड V1 वैल्यू इज नथिंग बट 0.1 एंड माय डियर फ्रेंड्स देयर इज one more point known to you, and that point is 400,000 and corresponding volume is 0.4125. Corresponding volume is 0.4125. वर्क डन कैलकुलेट कर सकते क्या? वर्क डन कैलकुलेट कर सकते क्या? वर्क डन कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमें पता है ये एक लीनियर प्रोसेस कंस्ट्रेंट है, ये एक लीनियर प्रोसेस कंस्ट्रेंट है। सो आई कैन कैलकुलेट वर्क डन, यस। 200 प्लस 400 का एवरेज 300 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय 0.3125 and I'm gonna get the work done value. मुझे वर्क डन मिल जाएगा। ध्यान से समझियो, क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स का वृहद स्वरूप देख रहे हो। आप थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, आपको थर्मोडायनेमिक्स को जीना है। You don't have just to solve questions, you have to live thermodynamics. You have to live thermodynamics, और बेसिक ही नहीं अप्लाइड को भी जिएंगे। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में ना आपको साइक्रोमेट्रिक एयर अपने एग्जिस्टेंस पे फील होने लग गई, पढ़ाना खत्म। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रग रग में बसा के रखता हूं मैं। वर्क डन मालूम चल चुका है। अब आप बोलने वाले हो, आओ वर्किंग फ्लूइड तो यूज किया मैंने, टेबल यूज की मैंने, आओ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics जी, आओ first law of thermodynamics, please come, because I know how much work out has gone. By the way, कभी अगर कन्वेंशन में कंफ्यूजन हो तो आप ना एक मेरा वाला फॉर्मेट ट्राई करके देख लेना। आप मेरा वाला फॉर्मेट ट्राई करके देख लेना कि आप आया में भी दोनों लिख लेना और आप गया में भी दोनों लिख लेना। Just in case if you ever feel any problem in recalling convention, इनपुट सिर्फ हीट के फॉर्म में दिया जा रहा है, इनपुट सिर्फ हीट के फॉर्म में दिया जा रहा है, कोई वर्क इनपुट नहीं है, और आउटपुट कोई हीट मेंशन्ड नहीं है, और इसलिए हम सिर्फ वर्क आउटपुट मानेंगे। सो ये हीट इनपुट, हीट सप्लाइड, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू डू डेल्टा यू समहाउ। इससे पहले कि इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करें, मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करें। बिफोर वी कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड। अरे यहां तो कैलकुलेट करके बैठ गए लोग, रामानुजन बोस, सुब्रजीत, ऋतुराज, प्रवीण, वैभव, क्या ही तो बात है, जबरदस्त। आप तो कैलकुलेट करके बैठ गए, क्या ही तो बात है। लेकिन बाकियों के लिए, इससे पहले कि मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, फिर से देखो, एक प्रॉब्लम उठाई मैंने और उस एक प्रॉब्लम से पूरा थर्मोडायनेमिक्स नचा दूंगा आपके सामने। One problem, and I'm going to revolve entire thermodynamics in front of your eyes with that one problem. Now water has been replaced by air. Now water has been replaced by air. Initially at 200 kilopascal and 0.1 meter cube volume. Spring of stiffness. वही प्रोसेस मैंने तीन बार रिपीट किया है, इसलिए प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। There should be absolutely no confusion because I have repeated the same process in problem number 1, 2, 3 and 4 different times. इस प्रॉब्लम में पिछले प्रॉब्लम जैसा ही तो वर्क डन कैलकुलेट किया। We simply calculated work done just like previous problem.
Heat will be calculated only when you will apply the first law here. Delta U plus W out, and W out is 93.75, क्योंकि जो हीट आपने दी वो दो जगह गई, थोड़ा कंटेंट की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और थोड़ा स्प्रिंग और एटमॉस्फेयर और पिस्टन के अगेंस्ट वर्क करने में. The heat that you supplied has gone into two places. One, into increasing the thermal energy of the content, and another while doing the work against spring and piston, weight of the piston and atmospheric pressure. So work वाले पार्ट में जितनी एनर्जी गई वो आप पहले से कैलकुलेट करके तैयार बैठे हो. कैसे भी करके आपको डेल्टा यू पाना होगा अगर आप क्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो. If you want to calculate Q, you will have to find out delta U. लेकिन इससे पहले कि हम उसे कंप्लीट करें उस प्रॉब्लम को, मैं चाहता हूं कि आप ये करें. Assuming air as ideal gas with constant specific heat capacity. Assuming air as an ideal gas with constant specific heat capacity, final temperature of the air is. Temperature क्या होगा final? फिर से एक बार P is equal to C plus K divided by A square into V. सर आज ना मैं जब कल सुबह मंदिर जाऊंगा ना तो मैं भगवान से एक ही बात मनाने वाला हूँ, ये स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम दे दियो एक गेट में, कसम से मैं चाप दूंगा रखकर. हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे स्वामी, ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन दे दियो गेट में अब, एंड कसम से मैं इसको देखते ही ऐसा पटकूंगा ना. So guys, once again you start with the same thing, same area, everything same, and therefore you get to express C plus 640,000 multiplied by V. Initial pressure और initial volume मालूम है आपको, वहां से C मिल जाएगा. Initial pressure and initial volume you know, and that initial pressure and initial volume is going to give you the value of C, and the value of C is 136 thousandths. Finally आपने pressure और volume की relationship complete कर ली है, and that relationship is 136,000 plus 640,000 into V. मैंने प्रॉमिस किया था आपको थर्मोडायनेमिक्स के वृहद स्वरूप के दर्शन होंगे आपको, एंड समय आ चुका है जब आप धीरे धीरे उस रिवोल्यूशन को समझना शुरू करें. 136,000 plus 640,000 multiplied by V. मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली प्रेशर हो जाता है 300 किलोपास्कल. फाइनली द प्रेशर becomes 300 kilopascal. We can calculate the final volume. Finally, the pressure becomes 300 kilopascal. We can calculate the final volume value. Final volume क्या मिलता है बेटे? समझ रहा है विनोद, टेस्ट में नहीं आएगा. Final volume क्या है बेटे? What is the final volume, people? No, final volume you tell. 300 minus 136 upon 640. 25,625. 25,625. 25,625. 25,625. इसके बाद आप कहां गए थे? इसके बाद आप स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट किए थे. टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, एंड दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज गोइंग टू बी. इसके बाद आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, और स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास. ध्यान, एक तो ये आज पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई है,
total volume divided by mass, and my dear friends, we are going to get 0.25625 upon 0.2 kilogram. 0.2 kilogram टोटल मास है एयर का 1.2, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम, फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1.28125 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। कहां गए थे इसके बाद? टेबल में। अब जाओगे क्या टेबल में? नहीं। कहां गए थे इसके बाद? टेबल में। अब जाओगे क्या टेबल में? नहीं। आप किसके पास जाओगे? अब जाओगे मैथमेटिकल इक्वेशन के पास। वो आइसोथर्मल लाइंस, वो आइसोथर्मल लाइंस, वो आइसोथर्मल लाइंस, वो आइसोथर्मल लाइंस देखते 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 पंख फैलाते हुए एक हाइपरबोलिक लाइंस बनकर उड़ गई, और हमने उन्हें कहा कि अब हमें टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। एयर के लिए मैंने किसी प्रॉब्लम में नहीं मेंशन किया है, और इसलिए मैं किसी प्रॉब्लम में मेंशन किया नहीं है, इसलिए मैं एक बार बता देता हूं। एयर के लिए टेक 0.287। इन शुरुआत की प्रॉब्लम्स में मैंने मेंशन नहीं किया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट टेम्परेचर। यहां से टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में मिलेगा, P2 V2 upon R if you are interested in final temperature। आपको वो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा 1339 पॉइंट समथिंग। बहुत नाइंसाफी है। चल, कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। कुमार विवेक। अच्छा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन और unmatchable.in पर होने वाले टेस्ट्स वाकई पसंद आए हो, वाकई ना पसंद आए हो तो बिल्कुल मत करना, बल्कि बुराई करना। हाँ, आप ना सॉल्व कर पा रहे हो तो भैया बुराई मत करना, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आपके साथ एक्चुअली मेहनत हो रही है, आपके साथ एक्चुअली तपस्या हो रही है, तो आपको www.unmatchable.in पर एक रेफर एंड अर्न करके दिखेगा डैशबोर्ड में। वहां से जाकर प्लीज अपने स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज ग्रुप्स में रेफर करें, क्योंकि मैं किसी अब बड़ी कंपनी का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक अकेला इंसान पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपके सामने बिंदास और अनमैचेबली लाने वाला है। आई वुड ऑफ कोर्स नीड योर सपोर्ट। विदाउट योर सपोर्ट एंड लव इट वोंट बी पॉसिबल। सो मेक श्योर दैट फॉर गुड कर्मा ओनली। अच्छा, इससे जिसको आप रेफर करोगे वो भी आपको दुआ देगा, क्योंकि उसके 100 रुपए ऑफ हो जाएंगे 499 के प्रोग्राम में। 499 के प्रोग्राम में 100 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। 1339 point something Kelvin. So correct answer is B. My dear friends, ये चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए रखा था मैंने। Work done by air is कुछ भी नहीं है। अब दिस इज लाइक फॉर्मेलिटी। अब मैं सीधे सीधे लिख देता हूं 136,000 प्लस 640,000, 136,000 प्लस 640,000 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर मालूम है आपको। इनिशियल प्रेशर इज 300, सॉरी, इनिशियल प्रेशर इज 200 एंड फाइनल प्रेशर इज 300। Initial pressure is 200 and final pressure is 300. Initial volume is 0.1 and final volume is 0.25625। फिर से एक बार वही बात रिपीट कर दो बेटा। That's average height multiplied by delta V. Average height multiplied by delta V and calculate the work done। ट्रेपेजियम के अंडर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा कुछ करने वाले हो। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो एज एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर आई वुड डेफिनेटली, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है आपका सपोर्ट मांगने में। आप अपने हो और अपनों से
बिल्कुल सपोर्ट मांगेगा इंसान। और इसलिए ये कोई ऐसा पब्लिसिटी स्टंट या मार्केटिंग मत समझना। अगर आपको लगे कि इट इज वर्थ इट, तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स को एक बार रिकमेंड जरूर करना। यार अगर तुम गेट प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक काफी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इससे हेल्प लेकर देखो। So 100 plus 300, 200 plus 300, average pressure becomes 150, and volume changes how much? Volume changes 0.25625 minus 0.1. So you can calculate the work done, and work done is going to be. Can somebody guess what is the next problem? Can somebody guess what is the next problem? Can somebody guess what is the next problem? एयर के साथ हीट सप्लाइड। और अब आप डॉट्स कनेक्ट करो कि कल क्यों आपको लिक्विड वेपर और आइडियल गैस दोनों सिखाए गए। एयर के साथ हीट सप्लाइड वैसे तो हम पूरा कर चुके हैं, वैसे तो हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बहुत ही क्विकली इस रोमांचक यात्रा को फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। P is equal to C plus 400 divided by 0.025 square multiplied by V, and this is going to give you C plus 640,000 multiplied by V. Initial pressure मालूम है आपको, initial pressure is 200 kilopascal and initial volume मालूम है आपको 0.1 मीटर क्यूब। ये वैल्यूज यहाँ पर रख दो अगर, तो C मिल जाएगा आपने। C वैल्यू कितना होगा? C वैल्यू होगा 136,000। प्रेशर की इस इक्वेशन को अपडेट कर दें प्लीज। 136,000 plus 640,000 multiplied by V multiplied by V। एक बार ही आपको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन मिल गया लीनियर। एक बार ही आपको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन मिल गया लीनियर, तो आपको सिर्फ उसके अंडर का एरिया कैलकुलेट करना है एंड वर्क डन विल बी नोन। एक बार ही आपको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन मिल गया लीनियर। वंस यू गेट द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एज लीनियर, सो दिस इज P1 and this is P2 and this is delta V and अच्छा बाय द वे इस फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम प्लीज कैलकुलेट कर लो। फाइनल प्रेशर है 300 किलोपास्कल, तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना। आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, आपको मिलेगा 25,625.25625 शेयर्ड। थैंक यू सो वेरी मच, रियली मीन्स अ लॉट। सो P1 plus P2 divided by 2 multiplied by delta V, ऐसे आपको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर, वर्क डन क्या है? वर्क डन है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट, और प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट के अंडर का ये एरिया हो जाएगा P1 plus P2 divided by 2, P1 plus P2 divided by 2 multiplied by delta V, P1 plus P2 divided by 2 multiplied by delta V, and we are going to get $200 इनिशियल प्रेशर, 300 फाइनल प्रेशर, दोनों का एवरेज। $250 होगा ना, तो पिछले प्रॉब्लम में मैंने 150 ले लिया। ओहो, तो आप नहीं खाइएगा एप्पल। 0.25625 minus 0.1 multiplied by 250, 0.25625 minus 0.1 multiplied by 250, 39 किलो जूल वर्क हो रहा था।
Actual work done is 39 kilojoule, 39.0625 किलोजूल। ध्यान से समझियो। 39.0625 किलोजूल। वापस आते हैं बच्चा, और एक्चुअली उसी बात को रिपीट करना है यहां पर, दैट 250 multiplied by delta V is how much? 0.25625 minus 0.1, which is 0.15625। वर्क डन मिल चुका है आपने। वर्क डन कितना है? 39.0625। 39.0625 हमने सही लिया था। ग्रेट, ऑसम। अब आखिरी कड़ी। थर्मोडायनेमिक्स की पूरी मूवी तब तक नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक आप वर्किंग फ्लूइड्स, तीन प्रॉब्लम्स बैक टू बैक आपने लिक्विड वेपर के साथ की, तीन प्रॉब्लम्स बैक टू बैक आपने आइडियल गैस के साथ की। प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 लिक्विड वेपर के साथ फाइनल स्टेट पता की, फिर वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर हीट सप्लाइड, फिर आप आइडियल गैस में आ गए। और हर वो प्रॉब्लम जो लिक्विड वेपर के साथ बनाई जा सकती है, हर वो प्रॉब्लम आइडियल गैस के साथ फॉर्मुलेट की जा सकती है, और हर वो प्रॉब्लम जो आइडियल गैस के साथ फॉर्मुलेट की जा सकती है, वैसी सिमिलर प्रॉब्लम लिक्विड वेपर के साथ फॉर्मुलेट की जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ इंटरनल कंबस्शन इंजन ही क्यों, स्टीम इंजन भी तो है। सिर्फ गैस टरबाइन ही क्यों, स्टीम टरबाइन भी तो है। और सिर्फ साइक्रोमेट्रिक एयर ही क्यों, एयर कंडीशनिंग यूनिट के अंदर सर्कुलेट हो रहा रेफ्रिजरेंट भी तो है। और इसलिए बंद करो आइडियल गैस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना। स्टॉप लर्निंग आइडियल गैस थर्मोडायनेमिक्स। एंड एक और आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, जितने लोग इंडस्ट्री में थर्मल के बादशाह पितामह हैं, अभी तक उन्होंने इस ट्रेंड को नहीं पकड़ा। अगला कोर्स लॉन्च होते ही आप देखोगे, एंड आई विल बी हैप्पी एक्चुअली। माय डियर फ्रेंड्स, Q is equal to डेल्टा U प्लस W। मैंने आपको बोला कभी कंफ्यूजन हो तो आप आया इज इक्वल टू गया प्लस रुका कर लिया करना। कभी कंफ्यूजन हो तो तीसरी कड़ी थर्मोडायनेमिक्स की, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। क्या कोई हीट गई, हीट के फॉर्म में एनर्जी गई क्या? ना। क्या वर्क के फॉर्म में कोई एनर्जी सिस्टम में डाली गई? ना। इसका मतलब हीट सिर्फ ऐड हो रहा है और वर्क के फॉर्म में एनर्जी सिर्फ निकल रही है। वर्क के फॉर्म में एनर्जी इज ओनली गेटिंग आउट। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम हम पीछे छोड़ के आए हैं इसी स्टेप पर। एक प्रॉब्लम हम पीछे छोड़ के आए हैं इसी एग्जैक्टली इसी स्टेप पर रोक दिया था हमने। थैंक यू सो वेरी मच पीपल। एक प्रॉब्लम को हमने रोका था पीछे किसी इसी स्टेप पर। कौन सी प्रॉब्लम थी वो? प्रॉब्लम नंबर 4। डेल्टा U पर रोक दिया था हमने। डेल्टा U पर रोक दिया था हमने। We stopped solving that problem at delta U. एंड प्रॉब्लम नंबर 7 में भी इसी जगह पर लाकर प्रॉब्लम को रोक दिया है मैंने। W मालूम है आपको, कैसे भी करके अगर डेल्टा U पता चल जाए तो आप हीट सप्लाई कैलकुलेट कर सकोगे। Somehow anyhow
you know the delta U value, you will be able to calculate the heat supplied. ध्यान से समझियो, आप हीट सप्लाइड बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकोगे अगर आपको डेल्टा यू मिल जाए। जब लिक्विड वेपर था, जब लिक्विड वेपर था, अरे रुको यार, माउस यूज कर लेता हूं मैं। हाँ, तो डेल्टा यू कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होगा, और जब आइडियल गैस है तो डेल्टा यू कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होगा। When it is liquid vapor, my dear friends, the tarika to calculate delta U will be different, and when it is ideal gas, the tarika to calculate delta U will be different. Here delta U will be U2 minus U1 multiplied by U2 minus U1 multiplied by M। आप U2 कैसे कैलकुलेट करोगे और U1 कैसे कैलकुलेट करोगे? सीट बेल्ट बांध लें। U2 और U1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सीट बेल्ट बांध लें, सीट बेल्ट बांध लें और बहुत पेशेंस के साथ इस पूरी कहानी को देखें और समझें। सीट बेल्ट बांध लें एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस होल स्टोरी with a lot of patience. If it was liquid vapor, how would you calculate delta U? If it was liquid vapor, how would you calculate delta U value? इसको मैं खींचेगा ऊपर और बनाएगा certain space। हाँ जी, U2 माइनस U1 मल्टीप्लाइड बाई M। बता दो मुझे, बता दो मास क्या है, वाटर का मास कितना है? वो तो मालूम है ना आपको, वो तो मालूम है 6 किलोग्राम। दोस्त, U1 कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल में जाना होगा। 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल और 0.1 मीटर क्यूब अपॉन 6, 0.1 मीटर क्यूब अपॉन 6, ये है आपकी इनिशियल स्टेट। 0.1 मीटर क्यूब अपॉन 6 किलोग्राम, 0.0167, ये है आपकी इनिशियल स्टेट। 0.0167 ये है आपकी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट 400 किलो पास्कल। लिक्विड वेपर वाले में 400 था, एक बार देख लो अपने नोट्स में। लिक्विड वेपर वाले में फाइनल प्रेशर है 400, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखो ये 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 करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। 200 किलो पास्कल एंड 0.1 initial state, 400 किलो पास्कल एंड 0.4125 फाइनल स्टेट। दिस इज फाइनल स्टेट। तो बच्चा, आप फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी 0.4125 divided by 6, 0.4125 divided by 6, 0.08675, 0.06875, 0.06875 दोनों ही वेट स्टेट हैं। 200 किलो पास्कल पर भी ये वाला वॉल्यूम जो आपके पास है ये VF और VG के बीच में है, और 400 किलो पास्कल पर भी ये जो वॉल्यूम आपके पास है ये VF और VG के बीच में है। अरे वाह, हाँ लेकिन अब इससे बाहर कैसे आओगे? अरे वाह, तो ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि खुद ही को करके बुलंद बंदा चढ़ा जैसे तैसे।
खुदा ने बंदे से पूछा, अबे उल्लू अब उतरेगा कैसे? डबल क्लिक, नो, escape works. Escape mostly works in such situations. So my dear friends, you are going to see 200 kilopascal and 200 kilopascal के corresponding VF और VG के बीच में है आप, I'm pretty sure, and 400 kilopascal के corresponding B, ये तो आपने सॉल्व भी किया था कि वेट वेपर स्टेट थी फाइनल वाली, ये तो आपने सॉल्व किया था कि फाइनल स्टेट वेट वेपर स्टेट थी। आप ये तो हमें याद भी है इनफैक्ट दैट, जहां तक मुझे याद है ये 0.001084 था और ये भी ऐसे ही कुछ था 0.001084 एंड दिस वन वाज, ये मैंने बनाया था यहाँ पर है ना, ये हाँ, एंड 46246। सो 400 किलो पास्कल पर तो मुझे वीएफ और वीजी मालूम है, 46246 46246 एंड 200 किलो पास्कल पर वीएफ और वीजी क्या है बेटा? एक बार स्टीम टेबल पे जाकर देखो 200 किलो पास्कल पर व्हाट इज द वीएफ वैल्यू एंड व्हाट इज द वीजी वैल्यू। डबल क्लिक करके देखा मैंने, वो नहीं काम कर रहा था, एनीवेज उससे मैं बाहर आ गया हूं। 200 किलो पास्कल पर 200 किलो पास्कल पर वीएफ है 1061, वीजी है 88573। VF is 0.001061, VG is 0.88573. VF is 0.001061, VG is 0.88573. VG is 0.88573. 0.001061 and VG is 0.88573। आपका एक्चुअल वॉल्यूम दोनों बार VF और VG के बीच में है। ऑफ कोर्स स्प्रिंग होने के कारण आपने एक लीनियर लॉ जरूर फॉलो किया है, बट मुझे U2 चाहिए और मुझे U1 चाहिए। I want U2 and I want U1 my dear friends, because दोनों ही वेट वेपर स्टेट हैं, दोनों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, because both of them initial state is also wet vapor state and final state is also wet vapor state. You will have to use this formula. 200 किलो पास्कल पर यूएफ और यूजी आपको गिवन होंगे, 200 किलो पास्कल पर 400 किलो पास्कल पर भी यूएफ और यूजी आपको गिवन होंगे। सर एक्स कैसे मिलेगा? एक्स मिलेगा वॉल्यूम से, एक्स मिलेगा वॉल्यूम से। मैं एक्स बता देता हूं, x1 होगा, मैं लिखता हूं, आप समझ सकें तो अप्रिशिएट कीजिएगा खुद को। 0.0167 माइनस 0.001061 डिवाइडेड बाय 88573, 88573 माइनस 0.001061 एंड x2 की वैल्यू लिखता हूं, आप समझ सके शाबाशी दीजिएगा खुद को, ना समझ सके तो SHAME_ON_YOU। ये क्या था सर? ये समझने वाले समझ जाएंगे। एक्चुअल वॉल्यूम मुझे मालूम है 0.06875, उससे VF को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। I will subtract VF from that upon VFG. VFG is nothing but VG and VF का difference. VFG is nothing but VG and VF का difference. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। x1 x2 वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, मैंने ये यूज किया है V is equal to VF plus X multiplied by VFG।
दोनों तरह के वर्किंग फ्लूइड्स, एक लीनियर प्रोसेस कंस्ट्रेंट और फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन और डिस्प्लेसमेंट वर्क का क्वेसी स्टैटिक फार्मूला। इन 7 प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने इस थर्मोडायनेमिक्स के शुरुआती जंगल का एक बर्ड आई व्यू देखा। लेकिन अगर यही आइडियल गैस होती तो फिर डेल्टा वी हम यही अगर आइडियल गैस होती तो डेल्टा वी हमने यही अगर आइडियल गैस होती तो डेल्टा वी हमने कैसे कैलकुलेट किया होता? डेल्टा यू, तो डेल्टा यू हमने कैलकुलेट किया होता सीवी डेल्टा टी से, एंड T2 को मैं लिख सकता हूं P2 V2 अपॉन P2 V2 अपॉन P2 V2 अपॉन R, एंड T1 को मैं लिख सकता हूं P1 V1 अपॉन R। आइडियल गैस में टेबल पे नहीं जाओगे, आइडियल गैस के केस में आप टेबल के पास नहीं जाओगे, आइडियल गैस के केस में आप चेयर के पास जाओगे। डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T, एंड डेल्टा T को अपन लिख सकते हैं। और भाई ये info.com और info.com वाले जो भी आए इस सेशन में, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उन सबसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार बिना सेशन को लाइक किए मत जाना। आप आते हो ऐसे और चले जाते हो, ये गलत बात है। मतलब प्लीज सेशन को लाइक करके ही जाना। ये info.com वाले जो भी आते हैं, please make sure that when you come you like the session and then go, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया है इसीलिए कि कम से कम आप आकर अपना समय निकालते हो। यहां से कोई आपकी साइट पर नहीं जाने वाला है, इनको पता है इनका कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आप आते हो, फिर भी आप आते हो यहां पर और अपना एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हो। मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, क्यों? चलो ठीक है, आप कम से कम कुछ वॉच टाइम तो बढ़ा रहे हो मेरा, लेकिन प्लीज लाइक करके भी जाना। ओके, यस। सो CV T2 माइनस T1 ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा U को। सर ऐसा हमेशा लिख सकते हैं क्या डेल्टा U को? एक आइडियल गैस कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ हो तो ऐसा लिख सकेंगे। ये बातें अभी हम करने वाले हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस, assuming air as ideal gas with constant specific heat capacity, तब आप ऐसा लिख सकते हो। यस, आइडियल गैस ही होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना जरूरी है। ओके, T2 और T1 कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? T2 मिलेगा P2 मल्टीप्लाइड बाई V2, लेकिन V2 आपको स्पेसिफिक नहीं मालूम है तो R से डिवाइड कर लेना, और T1 भी मिलेगा आपको P1 मल्टीप्लाइड बाई V1, लेकिन V1 स्पेसिफिक नहीं मालूम है तो मास से डिवाइड कर लेना। वाटर वाला पता नहीं मुझे, वाटर वाला मैंने नहीं कैलकुलेट किया, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, इसको करो। यू कैन कैलकुलेट दिस वन इजीली, कैलकुलेट दिस। सभी लोग बताएंगे फटाफट कितना आता है हीट आता है 181.45। हाउ मच हीट आर यू गेटिंग? Heat you are getting 181.45. Great. So from here you are getting, तो ये गायब हो जाता है कर्सर, हाँ ये है, हीट आपको मिलता है 181.45 किलो जूल। तो प्रमोशन कर दूं? हाँ, 30 सेकंड के लिए। चलो नहीं कर रहा, ऐसे मुंह मत बनाओ। सुनो इधर, 499 में ये 499 में 4999 की चीज ना दूं मैं तो मैं अनमैचेबल नहीं, और अनमैचेबल तो आप भी हो, क्योंकि
अनमैचेबल तो आप भी हो, क्योंकि क्योंकि सैकड़ों करोड़ों की फंडिंग और ब्ला ब्ला करके और 10-10 लोगों की टीम लेकर लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक बंदे पर भरोसा किए यहां टिके हुए हो, तो अनमैचेबल तो आप भी हो। और आप नहीं हो भीड़ का हिस्सा, ना कभी थे और ना कभी होगे। एक प्रॉमिस जो आपको मुझसे करना है हमेशा, नेवर बी ए पार्ट ऑफ क्राउड, राइट योर ओन स्टोरी, राइट योर ओन स्टोरी, योर ओन स्टोरी, योर ओन स्टोरी। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के दूसरे डिस्कशन पर। आज का पहला डिस्कशन था, आज का पहला डिस्कशन हमने फर्स्ट लॉ पर शुरू किया था। Today's first discussion we started on first law, and in that discussion we started with, आज जो शुरू से जुड़े हैं वो जानते हैं इस पूरे डिस्कशन के बारे में, दैट हमने वर्क और हीट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। वर्क और हीट दोनों ही पाथ फंक्शन हैं, वर्क और हीट दोनों ही प्रोसेस डिपेंडेंट हैं, वर्क और हीट दोनों ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक स्टेट के लिए डिफाइन की जाती है। वर्क और हीट दोनों ही एनर्जी ट्रांजिट मोड में होगी, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क और हीट दोनों ही, वर्क और हीट दोनों ही बाउंड्री फिनोमिनन है। वर्क और हीट दोनों ही इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं। वर्क और हीट दोनों ही इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हमने सीखा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 वी लर्नड अबाउट, एंड दैट ऑब्जर्वेशन नंबर 2 वाज कि ये फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली है क्या? फर्स्ट लॉ है आया इज इक्वल टू गया। व्हाट एग्जैक्टली इज फर्स्ट लॉ पीपल? फर्स्ट लॉ इज आया इज इक्वल टू गया। आ सकता है दो फॉर्म में एनर्जी, जा सकता है दो फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में आएगा या वर्क के फॉर्म में आएगा। करना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन किया लोगों ने। हीट को एक तरफ लिखना शुरू किया और वर्क को एक तरफ लिखना शुरू किया। करना नहीं चाहिए था आइडियली, लेकिन किया लोगों ने, और वहां से एक कन्वेंशन पैदा हुई कि आज के बाद से ऐड होने वाली हीट पॉजिटिव और रिमूव होने वाली हीट नेगेटिव। आज के बाद से ऐड होने वाली हीट पॉजिटिव और रिमूव होने वाली हीट नेगेटिव। ध्यान से समझियो, एज वी आर गोइंग टू बिल्ड फर्दर ऑन दिस स्टोरी। एंड वहां से एक कन्वेंशन पैदा हुई कि रिमूव होने वाला वर्क पॉजिटिव और ऐड होने वाला वर्क नेगेटिव। सिस्टम से बाहर जाती हुई एनर्जी को पॉजिटिव देख रहा है विनोद, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये काम नहीं करना चाहिए था। ऐसे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेट में फर्स्ट लॉ ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एक साइकिल के लिए आप लिख सकते हो नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आप साइकिल एग्जीक्यूट करो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट साइकिल ऑलवेज। यू माइट एग्जीक्यूट प्रोसेस, एंड प्रोसेस के लिए आप बोलोगे सिर्फ आया और गया इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आया और गया इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और बात इंपॉर्टेंट है और वो है रुका। क्योंकि हर आया और हर गया के बीच में एक रुका हमेशा है। कारें आती हैं, कारें जाती हैं, शहर में कभी ना कभी थोड़ा बहुत रुकना तो होगा। पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल्स जाएंगे, बट एक सिस्टम में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। सो आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। डिपॉजिट इज इक्वल टू, डिपॉजिट इज इक्वल टू विड्रॉल, डिपॉजिट इज इक्वल टू विड्रॉल प्लस इंक्रीज इन अकाउंट बैलेंस। सर हमारे में ना विड्रॉल हमेशा ज्यादा होता है, तो इंक्रीज इन अकाउंट बैलेंस नहीं होता, वो हमेशा डिक्रीज इन अकाउंट बैलेंस होता है। फिर से एक बार, आई हेट टू राइट दैट फॉर्मेट, बट सिंस इट इज फॉलोड इन ऑल द रिसोर्सेज आई मस्ट राइट इट, दैट
हीट को आई की तरफ ले लो और वर्क को आउटपुट की तरफ ले लो और सिर्फ एक फॉर्मेट लिखना शुरू करो, सिर्फ एक फॉर्मेट लिखना शुरू करो। एक चौथी बात जो हमने सीखी आज, एक चौथी बात जो हमने सीखी वो ये कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन को लिखा जा सकता है पी डीवी विच इज एरिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से आप तभी वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे जब क्वेसी स्टैटिक होगा। पहले डिस्कशन के चार पार्ट थे। फर्स्ट डिस्कशन वाज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स एंड उसके बाद एक वृहद स्वरूप दिखाया मैंने कि तीन बातों में सिमट जाती है पूरी थर्मोडायनेमिक्स, वर्किंग फ्लूइड, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स। वर्किंग फ्लूइड, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और प्रोसेस कंस्ट्रेंट, वर्किंग फ्लूइड, प्रोसेस कंस्ट्रेंट एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले कि मैं आपको इसी कहानी को फर्दर स्ट्रेच करूं, मेरे प्यारे दोस्तों, इट्स हाई टाइम to complete the second discussion. It's high time to complete the second part of discussion. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। It's high time to complete second part of discussion. डिस्कशन का दूसरा पार्ट, और डिस्कशन के दूसरे पार्ट के भी कई अंग हैं। हर अंग के अपने अपने अलग अलग रंग हैं। ध्यान से समझियो। अगर कभी किसी रिजिड कंटेनर में, अगर कभी किसी रिजिड कंटेनर में किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, अगर कभी किसी रिजिड कंटेनर में किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, तो आप बताओ प्रोसेस कंस्ट्रेंट क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी लोग बताएंगे कि अगर किसी रिजिड कंटेनर में किसी वर्किंग सब्सटेंस को हीट किया जाए तो प्रोसेस कंस्ट्रेंट क्या होगा। प्रोसेस कंस्ट्रेंट होगा, क्योंकि एक रिजिड कंटेनर है, नेचुरली वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। और अगर कभी किसी मूवेबल पिस्टन डिवाइस में आप हीट दो, मूवेबल पिस्टन डिवाइस में आप हीट दो, तो प्रोसेस कंस्ट्रेंट क्या रहने वाला है। अगर किसी मूवेबल पिस्टन डिवाइस में आप हीट दोगे तो प्रोसेस कंस्ट्रेंट will be what? Process constraint then will be pressure remaining constant. ध्यान से समझियो। Process constraint then will be pressure remaining constant. तब process constraint होगा pressure का constant रहना। सर ये नहीं समझ में आया। पहली बार तो rigid container है तो volume constant रहेगा, बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। ये दूसरी बार में प्रेशर क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी भी गिवन इंस्टेंट पर प्रेशर को आप लिख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट ऑफ पिस्टन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट ऑफ पिस्टन किसी भी गिवन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, इसलिए एक गिवन स्टेट के करेस्पॉन्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, पिस्टन का एरिया फिक्स है, पिस्टन का वेट फिक्स है। And therefore, my dear friends, pressure inside pressure को कांस्टेंट रहना ही होगा। नहीं सर, जब हीट देंगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुरंत रिलीज करके फिर से इसी प्रेशर पर लेकर आकर पिस्टन को रोकेगा, क्योंकि पिस्टन के वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए नीचे का प्रेशर फिक्स होना ही पड़ेगा। आप हीट दोगे तभी तो वो रिलीज करके अपने प्रेशर को वापस इसी वैल्यू पर मेंटेन करेगा। It will maintain its pressure at this value because there is a fixed piston weight and fixed atmospheric pressure. So there is going to be a fixed pressure from inside to balance it. When you give the heat, pressure will build up if piston was not allowed to move. But
As long as you give the heat and even 0.1% more pressure builds up, piston moves, pressure is released, back to square one. पिस्टन मूव कर गया, प्रेशर रिलीज हो गया, फिर से वही प्रेशर हो गया, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब आप बताओ मुझे, यहां दी जा रही हीट जो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी और यहां दी जा रही हीट जो आपने कांस्टेंट प्रेशर पे दी, दोनों इक्वल होंगे क्या? दोनों इक्वल होंगे क्या? दोनों इक्वल होंगे क्या? जो आपने एक रिजिड कंटेनर में हीट दी और जो आपने कांस्टेंट प्रेशर वाले में दी, दोनों केसेस में अगर बराबर टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो क्या दोनों इक्वल होंगे? इफ यू वांट इक्वल प्रेशर, इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस, आर दे गोइंग टू बी इक्वल? नो, नो। फॉर इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर इक्वल टेम्परेचर राइज, यू नो दैट एक खुले भगोने में पानी गर्म करना और एक टाइट प्रेशर कुकर में पानी गर्म करना, दोनों में डिफरेंस है। और आपको तो यह भी मालूम है कि भगोने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, प्रेशर कुकर में जल्दी हीट हो जाएगा। आपको तो यह भी मालूम है कि एक ओपन पॉट या मूवेबल कवर्ड पॉट, एक ऐसा पॉट जिस पर रखा हुआ ढक्कन मूव हो सके, specific heat capacity wants to join the chat. Exactly, my dear friends, यहां आपको del Q V amount of heat m mass को देना पड़ा डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और यहां आपको del Q P amount of heat m mass को देना पड़ा टेम्परेचर को डेल्टा T अमाउंट से चेंज करने के लिए। 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगी, आपको हीट देना पड़ेगी इतनी। 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगी इतनी। You will have to give the heat this much, and the heat required to change the temperature of unit mass by unit degree Celsius is known as, is a thermodynamic property and is known by the name specific heat capacity. Specific heat capacity. My dear friends, जब आप रिजिड कंटेनर में उसे हीट दे रहे हो, जैसे प्रेशर कुकर में आप पानी को गर्म कर रहे हो, और जब आप सिलेंडर पिस्टन डिवाइस में हीट दे रहे हो तो जैसे एक ओपन भगोने में बस एक छोटा सा कवर लगाकर आप हीट दे रहे हो। आप तो ये भी जानते हो कि सेम टेम्परेचर राइज के लिए प्रेशर कुकर में कम हीट देना पड़ेगी। You know that for the same temperature rise, in case of pressure cooker, you will have to give lesser heat. That means this value is less than this value. That means this value is less than this value. इस वैल्यू को कहते हैं, इस वैल्यू को कहते हैं CV और इस वैल्यू को कहते हैं CP। हालांकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में इन दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं अराइज होता, लेकिन गैसियस फ्लूइड्स में डिफरेंस नोटिसेबल होता है। इन गैसियस फ्लूइड्स CP and CV are noticeably different. My dear friends, यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़े उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जितनी हीट आपको देनी पड़े उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। I repeat once again that this one is known by the name CV and this one is known by the name CP. यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़े उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। del Q by del T। del T में टाइम कहां से आ गया? हेलो तिवारी जी, भूख लगी है? लगी तो है यार भूख एक्चुअली, बट क्योंकि ये तपस्या है हम इस तपस्या को रोक नहीं सकते।
एंड सिमिलरली हमें सीपी की डेफिनेशन मिल गई है। आप सीवी और सीपी को किसी पाथ फंक्शन के फॉर्म में नहीं, किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लाना पसंद करोगे नेचुरली। You would like to introduce CP and CV not in the form of any path function but in the form of some property। और इसलिए अब चलते हैं लॉ पर। अब चलते हैं लॉ पर। मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क अगर कंसिडर करूं तो मैं डेल्टा W को लिख सकता हूं PdV। If I consider only displacement work, then I can replace delta W as PdV। And यहां की बात करें, अगर इस वाले प्रोसेस की बात करें तो dV तो जीरो है इस प्रोसेस में, क्योंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया, एंड इसलिए डेल क्यू V को आप अब से सिंपली du लिख सकोगे। और सुनो ध्यान से, इसमें हमने कोई आइडियल गैस का असम्पशन अभी तक नहीं माना है। इसमें हमने कभी नहीं कहा कि वर्किंग फ्लूइड सुपरहीटेड वेपर है, और हमने कभी नहीं कहा कि सैचुरेटेड लिक्विड है, और हमने कभी नहीं कहा कि वेट वेपर है, और हमने कभी नहीं कहा कि सैचुरेटेड वेपर है। हमने कभी नहीं कहा। इसलिए ये रिलेशंस किसी भी तरह के वर्किंग फ्लूइड के लिए वैलिड हैं। These relations are valid for any kind of working fluids, and therefore अपडेट करो अपनी सीवी की डेफिनेशन। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा अपडेट करो अपनी सीवी। अरे सीवी भी अपडेट करना, पहले पढ़ लो कुछ तो सीवी अपने आप अपडेट होगी। सीवी भी कुछ नहीं है, सब अपने आप अपडेट होते रहता है। आप समझ नहीं पाओगे कभी कि कब कितना अपडेट हो गया। अगर कोई ईमानदारी से अपना काम करता रहे तो सीवी अपडेट नहीं होती है, सीवी शाइन करती है। तो सीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे है अगर, तो उसे हम del U या du लिख सकते हैं। सीवी की डेफिनेशन को अपडेट किया जाए, बट कैपिटल U अपॉन V को ना, कैपिटल U अपॉन M को ना, हम कैपिटल U अपॉन M को स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। We would write capital U upon M as specific internal energy. So that way I'm going to get del U upon del T only. This is capital U. And my dear friends, ध्यान से समझियो। फिर से एक बार, del Q is equal to du plus PdV। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे मैं d के अंदर लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम? If the pressure is constant and I write it inside V, any problem? Any problem? No. Any problem? No. So constant pressure अब इंट्रोड्यूस किया तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल के अंदर लिख सकता हूं। I can write it inside the differential. And if I write it inside the differential, I'm going to get something like this. अब लोगों ने कहा यार ये बार बार कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट को ना d ऑफ U प्लस PV U प्लस PV U प्लस PV लिखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा कसम से। ये बार बार कांस्टेंट प्रेशर की हीट को अगर d ऑफ U प्लस PV U प्लस PV U प्लस PV लिखेंगे, इट वोंट फील गुड। और इसलिए U भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, U भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, P भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, V भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। क्यों ना इस पूरे को एक नया नाम दे दिया जाए, एक नई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। स्वागत नहीं करोगे? स्वागत नहीं करोगे, करना पड़ेगा। और इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पर दी हुई हीट को हम लिख सकते हैं एंथैल्पी का डिफरेंस। जाओ और अपडेट करो अपनी सीपी की डेफिनेशन। सीपी की डेफिनेशन इज del Q by del T at constant pressure, जिसे हम लिख सकेंगे del H
बाई del T अपॉन मास। बट फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, टोटल एंथैल्पी अपॉन मास को मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी लिख सकता हूं। आई कैन राइट टोटल एंथैल्पी अपॉन मास as specific enthalpy, and therefore I'm going to get simply Cp is equal to del H by del T। specific heat capacity जो डिफाइंड है यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, उसे हम del U by del T या del H by del T भी लिख सकते हैं। लेकिन इस डिस्कशन का यही कंक्लूजन मात्र नहीं है। This whole discussion has two more very important conclusions. One, the heat transfer at constant volume can be written as change in internal energy, and the heat transfer at constant pressure can be written as change in enthalpy. The heat transfer at constant volume can be written as change in internal energy, and the heat transfer at constant pressure can be written as change in enthalpy। of course ये सबसे important conclusion है। एक आखिरी बात अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्या अभी तक मैंने कतई नहीं कहा। और देखो, बिना किसी मैथमेटिकल प्रूफ के आप फील कर लिए कि Cp is greater than Cv। Without any mathematical proof, you felt it that Cp is greater than Cv। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव? बेटे, एंथैल्पी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी क्या है? इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी ना। अब आप बताओ, एनर्जी आप एक पॉइंट पर डिफाइन करके टोटल एनर्जी पता चल जाएगी क्या? एनर्जी तो सिस्टम की पूरे एक्सटेंट पर डिपेंड करेगी ना। सो एनर्जी, एंथैल्पी इज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी का सम, इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी का सम। सो एनर्जी इज always going to depend upon the extent, pressure, temperature, density। यहां 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 हर जगह डिफाइन कर सकते हो। एनर्जी आपको पूरे सिस्टम की देखनी होगी, और एंथैल्पी भी एनर्जी ही तो है। अब मैं एक assumption इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर, and that assumption is आइडियल गैस। आने वाला सारा डिस्कशन, आने वाला कमिंग होल डिस्कशन इज गोइंग टू फोकस एट ओनली आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस, जूल ने सबसे पहले दुनिया को बताया दैट एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और अगर इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों U प्लस पीवी में आइडियल गैस के लिए मैं पीवी को रिप्लेस कर सकता हूं RT से। एंड क्योंकि U सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है और RT कौन सा टेम्परेचर के अलावा किसी चीज का फंक्शन है, इसलिए अपन कंक्लूड कर सकते हैं that H is again a function of temperature only। H is again a function of temperature only। ध्यान से समझियो। और अगर U और H सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन हो तो किस बात का पार्शियल डेरिवेटिव? अगर U और H सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन हो तो किस बात का पार्शियल डेरिवेटिव? अरे किस बात का पार्शियल डेरिवेटिव? फिर तो आप टोटल डेरिवेटिव, U सिर्फ T पर ही डिपेंड कर रहा तो आप टोटल डेरिवेटिव लिखोगे। और अगर H भी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन हो तो किस बात का पार्शियल डेरिवेटिव? You are going to write del H by del T का क्या काम?
del H by del T को तो फिर आप dH by dt लिख सकोगे। CV is equal to del U by del T, ये डेफिनेशन सबके लिए, लेकिन CV is equal to du by dt, ये डेफिनेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए। CV is equal to del U by del T, that definition is for every kind of substance, but CV is equal to du by dt, that definition is only for ideal gas. Cp is equal to del H by del T, that definition is for every kind of substance, but Cp is equal to dH by dt, that definition is only for ideal gas. अभी ध्यान रखना, कहानी थोड़ी सी बाकी है मेरे दोस्त। इसका एक बार आंखें बंद करो, एक बार आंखें बंद करो, कैपिटल की आई एम सो सॉरी। आंखें बंद करो और इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं। अरे सर आप ना आंखें ना बंद करवाया करो, पता है छोटा भाई चुटकी काट के भाग जाता है। ये सही है। आंखें बंद करो, आंखें बंद, क्लोज योर आईज। हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। नहीं चीटिंग मत करो, ना ना ना, मैंने भी बंद करी। देखो शुरुआत करेंगे हम लोग इस डिस्कशन से कि अगर एक क्लोज्ड कंटेनर में किसी चीज को हीट कर रहे हो आप, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हुई, डेल क्यू एट वी कांस्टेंट। अगर किसी मूवेबल पिस्टन वाली डिवाइस में आप हीट कर रहे हो, मूव होते हुए दिख रहा है पिस्टन, थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ, अगर किसी मूवेबल पिस्टन वाली डिवाइस में हीट कर रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होगी। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको डेल क्यू वी और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए डेल क्यू पी देना पड़ा, तो यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए डेल क्यू बाई डेल टी और डेल क्यू बाई डेल टी देना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक मतलब यूनिट से चेंज करने के लिए, हीट मतलब देने, जो हीट देनी पड़ेगी आपको। तो सीपी हमने फंडामेंटली डिफाइन कर लिया, del q by del capital T at constant pressure, and CV हमने fundamentally officially define कर लिया, del q by del capital T at constant volume. Now using the first law, आंखें बंद, अब फर्स्ट लॉ पे जाओ। दूसरी बात, सीपी की डेफिनेशन किनारे रखो। अभी पता चल गई डेफिनेशंस आपको, del q by del capital T at constant pressure and del q by del capital T at constant volume। एक इंट्यूशन भी आपने समझी कि प्रेशर कुकर में आपको उतनी हीट नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए सीवी कम होगा। ओपन कंटेनर में आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, सीपी ज्यादा होगा। सीपी की डेफिनेशन को साइड में रखो और सुनो, del q is equal to du plus del w। del w को लिखो pdv, इन कांस्टेंट वॉल्यूम में dv जीरो हुआ, del q at constant volume becomes del u। cv की डेफिनेशन अपडेट, del q by del t at constant volume बन गया del u by del t at constant volume। आहा, क्या ही तो बात है, इवॉल्व कर लिया हमने दूसरा स्टेप। सीपी ही तीनों स्टेप्स में चले हैं। पहला स्टेप सीवी हीट अपॉन टेम्परेचर, दूसरा स्टेप सीवी बना इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, सीपी बना एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। तीसरा स्टेप सीवी बना टोटल डिफरेंशियल ऑफ एंथैल्पी, टोटल डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एंड सीपी बना टोटल डिफरेंशियल ऑफ एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। और इस तरह हमने सीपी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट की। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अगली कहानी पर लेकर चलूं, आइडियल गैसेस के लिए हम अब प्रॉपर्टी चेंज जनरल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिरी दिन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, मैं आपको एक नॉन आइडियल गैस या किसी भी तरह
किसी भी तरह के। अनुपम मिश्रा कैसे हो? आंख लग जाती है सर, ये सही है। तुम्हारा सही है। क्या ऐसा विजुलाइज कर लेते हो यार कि आंख लग जाती है? आइडियल गैसेस के लिए वैसे आज लास्ट दिन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी तरह के सब्सटेंस के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हैं डेल्टा यू का। आज हम बनाने वाले हैं डेल्टा यू का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सिर्फ आइडियल गैस के लिए, क्योंकि सिर्फ आइडियल गैस के लिए आपने देखा सीवी को du बाई dt लिख सकते हैं, और क्योंकि u टेम्परेचर का फंक्शन है नेचुरली cv भी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा, एंड cp को dh बाई dt लिख सकते हैं, cp को dh बाई dt लिख सकते हैं, और क्योंकि h टेम्परेचर का फंक्शन है cp भी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं छोटे छोटे चेंजेस का सम, एंड du को रिप्लेस कर सकता हूं cv dt से। आई कैन रिप्लेस du एज cv dt। बस 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 स्टॉप स्टॉप इमीडिएटली स्टॉप इमीडिएटली स्टॉप। इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। ऐसे ही डेल्टा h को लिख सकता हूं मैं, ऐसे ही डेल्टा h को मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ dh, एंड dh को मैं लिख सकता हूं cp मल्टीप्लाइड बाई dt। बस इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। अब एक और असम्पशन ऐड करूं अगर मैं, वैसे cv टेम्परेचर का फंक्शन हुआ होएगा, वैसे cp टेम्परेचर का फंक्शन हुआ होएगा। cv will be a function of temperature and cp will be a function of temperature। ध्यान से समझियो। अब यहां एक assumption और ऐड करूं मैं कि अगर cv में होने वाले वेरिएशंस को नेग्लेक्ट किया जा सके तो मई डेल्टा यू को लिख सकेगा cv बाहर एंड डेल्टा t, cv बाहर एंड डेल्टा t, एंड अगर मैं डेल्टा t को p2v2 माइनस p1, अगर मैं cv को लिख दूं r अपॉन गामा माइनस 1, ये कहां से आया अभी अलग से बता दूंगा मैं। I'll describe that separately, don't worry। r upon gamma minus 1, then my dear friends I'm going to get t2 minus t1, and I'm going to get rt2 minus rt1 upon gamma minus 1। rt2 is nothing but p2v2, rt1 is nothing but p1v1 upon, ये तो वर्क डन की डेफिनेशन हमने देखी थी कभी। यही तो कैच है। सॉरी शक्तिमान। p2v2 minus p1v1 upon gamma minus 1। मैंने पूछा आंख लग जाती है, ऐसा क्या सोचते हो? यश पाठक कह रहा है पुराने पाप। वो सब चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस। ये कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब जब आइडियल गैस के साथ साथ only and only and only and only and only when with ideal gas it is also with ideal gas it's also having constant specific heat capacity, when it is also having constant specific heat capacity। आइडियल गैस के साथ साथ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, then it is going to be valid। p2v2 minus p1v1 upon gamma minus 1। otherwise अगर cv as a function of temperature given हो तो बेटा आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया करना। if cv as a function of temperature is given
then please calculate by integrating. अचानक से सर फर्स्ट लॉ वाली फील चली गई, अचानक से लग रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ही नहीं हो रहा है। मैंने, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने बोला था कि इससे पहले कि इस डिस्कशन को वापस टेक ऑफ करें, मैं थोड़ी देर के लिए स्विच करूंगा एक स्पेशल डिस्कशन पर। दीज वेर माई वर्ड्स। सीवीसीपी की डेफिनेशन डेल क्यू बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से इवॉल्व होकर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी बनी और उससे भी फर्दर इवॉल्व होकर डी यू बाई डी टी बनी। सीबी की डेफिनेशन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से इवॉल्व होकर डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बनी और उससे एक स्टेप आगे जाकर डी एच बाई डी टी बनी। सीवी डेफिनेशन इवॉल्व फ्रॉम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी and then for ideal gas du by dt. Cp definition evolves from delta q by delta t to delta h by delta t and then one step for ideal gas dh by dt. And in this definition there is no assumption of constant specific heat capacity. Cheers. हाँ, यहां से फिर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट कर पाओगे। एक असम्पशन अगर मैं फर्दर ऐड कर दूं दैट सीपी भी रफली अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान सकते हैं, तो बेटे सीपी को आप बाहर ले सकोगे एंड इट विल बिकम सीपी डेल्टा टी। CP वैल्यू ऐसा प्रूव किया जा सकता है that CP वैल्यू will be R gamma upon gamma minus 1 T2 minus T1। R T2 को फिर से आप लिख सकते हो P2 V2 और R T1 को फिर से आप लिख सकते हो P1 V1। R T2 we can write as P2 V2 and R T1 we can write as P1 V1 and upon gamma minus 1। ध्यान से समझियो, डेल्टा यू कैलकुलेट करना आपको मालूम है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, और टेबल में जाकर सैचुरेटेड वेपर, वेट वेपर और सुपरहीटेड वेपर के लिए। Delta H you can calculate integral Cp dt. Delta H you can calculate if it is ideal gas, you can calculate integral Cp dt. If it is ideal gas with constant specific heat capacity, you can calculate gamma P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1. And if it is liquid vapor equilibrium, you can calculate delta H. If it is liquid vapor equilibrium, saturated vapor, wet vapor, superheated vapor, then you can calculate delta U and delta H with the help of table. क्या बताया था थर्मोडायनेमिक्स किस चीज की स्टडी है? ट्रांजैक्शंस की वजह से होने वाले प्रॉपर्टीज में चेंजेस की स्टडी है थर्मोडायनेमिक्स। लिक्विड वेपर है, टेबल में जाइएगा, सैचुरेटेड लिक्विड है, यूएफ रीड कीजिएगा, सैचुरेटेड वेपर है, यूजी रीड कीजिएगा, वेट वेपर है, वेट वेपर है, यूएफ प्लस एक्स यूएफजी कीजिएगा, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, सीवीडीटी कीजिएगा, आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 कीजिएगा,
रियल गैसेस के लिए आई प्रॉमिस इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स के 4 दिनों के प्रोग्राम में चौथे दिन मैं इसे भी कंप्लीट कर दूंगा. I promise I'll complete that information on 4th day. डेल्टा H लिक्विड वेपर है. टेबल में जाएंगे सभी लोग. सैचुरेटेड लिक्विड के लिए HF रीड कर लो. सैचुरेटेड वेपर के लिए HG रीड कर लो. वेट है तो HF प्लस, वेट है तो HF प्लस X मल्टीप्लाइड बाई HFG कैलकुलेट कर लो. आइडियल गैस है तो CPDT कर लिया करना. आइडियल गैस विथ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. इफ इट इज आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन सुनो, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना. वहां मैं 7 पेजेस में पूरी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की समरी है, 7 पेजेस में भेज दूंगा. वो उसके लिए पैसे नहीं लूंगा, एनरोल करने वाले को नहीं, सबको दे दूंगा. सबको, नॉट ओनली फॉर दोज हु एनरोल्ड इन द कोर्स बट टू एवरीबॉडी. अब जिन्होंने एनरोल किया वो थोड़े जेलस फील कर रहे हैं. ये तो गलत बात है सर, हमने पे किया है 499, हमें दो. बेटा, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती. हमें फीस सिर्फ इसलिए लेनी होती है कि आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती रहे कि हमने फीस देकर पढ़ा और हमारे जीवन की दिनचर्याएं चलती रहे, हमारे जो प्रक्रम है वो चलते रहे. दैट्स इट. आइडियल गैस प्लस Cp इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर ऐसा है तो डेल्टा H को लिखा जा सकता है. then delta H can be written as gamma multiplied by P2V2 minus P1V1 P2V2 minus P1V1 upon gamma minus 1 upon gamma minus 1. एंड वादा है आपसे कि रियल गैसेस के लिए भी ये इंफॉर्मेशन लास्ट डे फर्निश कर दूंगा. नहीं सर, आज क्यों नहीं? अरे यार, जो टॉपिक का जहां पर सीक्वेंस है वहीं आएगा वो. अब बताओ कौन सा प्रोसेस है भाई? बताओ 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 कौन सा प्रोसेस है? अरे इस पे तो प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम वाले पेज पे हम इसका लिख डाले. कोई नहीं, इसको हम ठीक करते हैं. अभी रुकिए. इसको डुप्लीकेट कीजिएगा और इस वाले पेज से इंक डिलीट कीजिएगा और इस वाले पेज से प्रॉब्लम डिलीट कीजिएगा और एक तो स्लाइड और ऐड कीजिएगा. तो आज का क्लाइमेक्स, एक तो स्लाइड और तो आज का क्लाइमेक्स बनेगा. नाउ दिस इज द फाइनल डिस्कशन फॉर टुडे. ये है आज का तीसरा और आखिरी डिस्कशन. दिस इज थर्ड and last discussion for today. This is third and last discussion for today. Non-flow quasi-static processes. Non-flow quasi-static processes. This is the third and last discussion today. आज ये ध्यान रखना,
पहले डिस्कशन में अब चीजें जाकर मिलेंगी। और दूसरा डिस्कशन जो हमने किया है, प्लीज उसको प्लीज उसको ध्यान से समझियो। सेकंड डिस्कशन दैट वी हैव डन, सेकंड डिस्कशन वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने सीपी की डेफिनेशन को इवॉल्व होते हुए देखा। डेल क्यू अपॉन डेल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी डेफिनेशन इज डेल क्यू अपॉन डेल टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर ये डेफिनेशन फर्स्ट लॉ की मदद से डेल यू बाई डेल टी हो गया, और ये डेफिनेशन फर्स्ट लॉ की मदद से डेल एच बाई डेल टी हो गया। बट उसके बाद ओनली फॉर आइडियल गैस इसे हम du बाई डी टी लिख सकेंगे, एंड ओनली फॉर आइडियल गैस इसे हम dh बाई dt लिख सकेंगे। दिस पार्ट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। दिस इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। उसके बाद इसी फंडे का हमने यूज किया डेल्टा यू कैलकुलेट करने में। डेल्टा यू को हम लिख सकेंगे सीवी dt, और अगर सीवी कांस्टेंट हो तो लिख सकेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, P2 V2 अपॉन P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। एंड सिमिलरली डेल्टा H को हम लिख सकेंगे CP dt, एंड आइडियल गैस के लिए, एंड अगर Cp कांस्टेंट हो then we would be able to write P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1, P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1। बहुत अच्छे चलो नॉन फ्लो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेसेस। सबसे पहला प्रोसेस आइसोकोरिक। सबसे पहला प्रोसेस आइसोकोरिक है। The very first process, isochoric. If it is isochoric, then displacement work होता है PdV. Displacement work is PdV. ध्यान से समझियो। सबसे पहला कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है PdV। तो dV अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो नेचुरली dV 0 हो जाएगा, and work done will be 0. And is that valid for only ideal gas? No. Isochoric process, and I can write displacement work done is equal to 0. And is that valid for only like ideal gas or something? No. Work done 0 होगा ही सबके लिए। और हीट को क्या लिख सकते हैं? हीट को आप लिख सकते हो डेल्टा U प्लस W, लेकिन क्योंकि W 0 हो गया इसलिए सीधे सीधे डेल्टा U। डेल्टा U कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा U कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा U कैलकुलेट करने के तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तरीका है टेबल में जाके रीड करो, और दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करो आइडियल गैस के लिए। तीसरा तरीका है अगर सीवी वेरिएबल हो तो ऐसा कुछ। डेल्टा U you can calculate like this, delta H you can calculate like this. Delta H either you go into table or you use gamma P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1, or you use CPDT integral। ये डिस्कशन हमारा पहले ही हो चुका है अलग से। और ये मत सोचना प्लीज कि डेल्टा U हम सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ऐसा लिख सकेंगे ना। प्रॉपर्टी में चेंज तो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। उसका प्रोसेस से क्या काम? प्रॉपर्टी में चेंज तो इनिशियल फाइनल स्टेट पे, इसीलिए मैंने वहां पे लाइन खींच दी कि उसका अभी जो आइसोकोरिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। वो तो मैंने एक बार तीसरी बार फिर से बता दिया आपको।
Q डेल्टा U लिख सकते हैं सिंपली। कांस्टेंट pressure can be taken out and pressure can be taken out and we can write delta V। ये किसके लिए वैलिड है? सबके लिए। कोई वर्किंग फ्लूइड की इसमें रिस्ट्रिक्शन है क्या? आइडियल गैस? नो। कोई आइडियल गैस की रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइडियल गैस? नो। Q को हम लिख सकेंगे डेल्टा U प्लस P ऑफ डेल्टा V एंड डेल्टा को क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा डेल्टा H। ऑफ कोर्स आप स्मॉल q लिख लो तो वो पर यूनिट मास हो जाएगा। इट विल बिकम पर यूनिट मास। अभी तक इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एनी रिस्ट्रिक्शन पीपल? नो रिस्ट्रिक्शन। हाँ, फिर डेल्टा U और डेल्टा H कैलकुलेट करने के तरीके आपको मालूम है। कब आपको टेबल में जाना है, कब आपको फार्मूला यूज करना है, कब आपको इंटीग्रेट करना है। कब आपको टेबल में जाना है, कब आपको फार्मूला यूज करना है, कब आपको इंटीग्रेट करना है। When you have to go into the table, when you have to use the formulas and when you have to do the integral. What about constant temperature? What about constant temperature? ये दोनों तरह के वर्किंग फ्लूइड्स के लिए था। वर्किंग फ्लूइड टाइप 1 एंड वर्किंग फ्लूइड टाइप 2। ये भी दोनों तरह के वर्किंग फ्लूइड्स के लिए था। वर्किंग फ्लूइड टाइप 1 एंड वर्किंग फ्लूइड टाइप 2। लेकिन अब वर्किंग फ्लूइड टाइप 1 के लिए अगले चैप्टर में ही आप समझ सकेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की एनालिसिस। आइसोथर्मल प्रोसेस की एनालिसिस वर्किंग फ्लूइड टाइप 1 में आप नेक्स्ट चैप्टर में समझ सकेंगे। वर्किंग फ्लूइड टाइप 2 में आप समझ सकते हैं क्योंकि P को हम रिप्लेस कर सकते हैं RT अपॉन V। P को रिप्लेस कर सकते हैं RT अपॉन V। R और आइसोथर्मल है इसलिए T कॉमन बाहर आ जाएगा। dV अपॉन V को अपन लिख सकते हैं, dV upon V को अपन लिख सकते हैं ln V2 upon V1। So I'm going to get RT ln V2 upon V1। What about Q? चाहे वर्किंग फ्लूइड 1 के लिए हम अगले चैप्टर में ही समझ सकेंगे, लेकिन वर्किंग फ्लूइड 2 के लिए और एक और डेल्टा आपका वेट कर रहा है। अगले चैप्टर में एक और डेल्टा आपका वेट कर रहा है। वन मोर डेल्टा इज वेटिंग फॉर यू। बट आइडियल गैस के लिए एक बेहतरीन कंक्लूजन है यहां पर W प्लस डेल्टा U एंड W प्लस डेल्टा U। और क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और आइडियल गैस अगर वर्किंग फ्लूइड हुआ, इफ द वर्किंग फ्लूइड इज आइडियल गैस, then in an isothermal process you will have Q is equal to W। Finally, adiabatic process। Finally, adiabatic process, adiabatic process, adiabatic process, adiabatic process, adiabatic process, Q will become zero। Adiabatic process, Q will become zero, and if Q will become zero, there is no need to integrate for W. You better calculate W as simply delta U minus delta U, and that's valid for, very interestingly, that's valid for both। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होगा। इट्स नॉट द केस दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी वैलिड only for ideal gas। My dear friends, adiabatic means whether it is working fluid 1 or it is working fluid 2। अगर मैं Q को 0 रख दूं फर्स्ट लॉ में, अगर मैं फर्स्ट लॉ में Q को 0 रख दूं तो W मिल जाएगा माइनस
डेल्टा यू। हाँ, उस डेल्टा यू को आप P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा लिख पाएंगे या नहीं, वो जरूर आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। एडियाबेटिक का वर्क डन सर, ये वाला हमने, सर ये वाला जो एडियाबेटिक का वर्क डन है ना, ये वाला, ये हमने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया था। आपकी कसम, ओ भाई मेरी कसम क्यों खा रहा पहले तो तू, वो सब बाकी सारी बातें बाद में, मेरी कसम पूछ के किससे खाया आपने। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, इसको हमने डेल्टा U के बराबर है, इसलिए ये आता है। ओके, हमने इंटीग्रेट करके सब किया था, हमें नहीं पता था कि ये ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है। यस, सो इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस W is minus delta U. Now whether you can write that delta U as P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1 or not, that will depend upon ideal gas. वो जरूर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप आइडियल गैस से डील कर रहे या नहीं कर रहे। एंड Q will become zero. Q will become zero. आइसोकोरिक, कैसा भी वर्किंग फ्लूइड्स, आइसोकोरिक, any kind of working fluids, any kind of working fluids, and you have displacement work 0 and Q is equal to delta U. हाँ, whether you can write that delta U from table, or you can write that delta U from this formula, or you can write that delta U by integral thing. That will depend upon what kind of working fluid is given to you. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q is equal to डेल्टा U मिल गया है। अब आप उस डेल्टा U को टेबल से लाके पटकेंगे, या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 से लाकर पटकेंगे, या CVDT से लाकर पटकेंगे, आपकी मर्जी। ये दोनों वर्किंग फ्लूइड्स के लिए वैलिड, ये भी दोनों वर्किंग फ्लूइड्स के लिए वैलिड। जो सारे वर्किंग फ्लूइड्स के लिए वैलिड, जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ऑफ कोर्स यहां हमने अलग अलग वर्किंग फ्लूइड के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, और हमने कहा पहले तरह के यानी लिक्विड वेपर टाइप के वर्किंग फ्लूइड के लिए अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कुछ कॉन्क्रीट हासिल कर पाने के लिए। 1 का मतलब है यहां पर लिक्विड वेपर, और 2 का मतलब है यहां पर आइडियल गैस। Wherever I have written 1, it means liquid vapor, and wherever I have written 2, it means ideal gas. Finally, W is equal to minus delta U. You can write for any working fluids whether that delta U आप टेबल से लाकर पटकोगे या फॉर्मूला से लाकर पटकोगे, वो आपकी मर्जी है, वो वर्किंग फ्लूइड्स पर डिपेंड करेगा। चलो तुमको लेकर आए भाई, ऑनलाइन साहब आए। फाइंड योर सेल्फ हॉट टी हेयर। हाँ, गरम गरम चाय मुझे अच्छी लगती है। सुनो ऑनलाइन साहब, ये सब तो ठीक है, अपनी जगह है, ये सब तुमने लिख दिया, ये सब कर लेंगे जिनको इनको करना होगा। भाई सुनो ऑनलाइन साहब, डॉट ऑनलाइन साहब, डबल डिजिट डॉट ऑनलाइन साहब, लाइक करके जाना, ठीक है? प्लीज लाइक करके जाना वीडियो, और जाकर मैं तो कहता हूं दूसरे के वीडियोस में इनको शेयर भी कर दो। इस वीडियो को अपना ये कंटेंट तो चेपो ही चेपो, जाकर मेरे वीडियोस भी शेयर कर दो। लोग दुआ देंगे कि अरे सही है यार, ये इंसान कुछ फायदे की बात पोस्ट करके जा रहा है। आंसर करो सभी लोग, अरे करो आंसर सभी लोग। अरे क्यों नहीं करते हो आंसर? करो 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 करो, जल्दी करो आंसर। People, answer this, answer this, answer this, answer this quickly.
अच्छा, ये डॉट कॉम के आने के बाद अचानक से 5-6 लर्नर बढ़ गए। ये डॉट कॉम जी आ जाया करिए बीच बीच में। बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली। P2V2 P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 आप जानते हो क्या है? P1V1 माइनस P2V2 P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 एक्चुअली डेल्टा U है। P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 इज एक्चुअली ओपन सिस्टम नहीं हो पाएगा आज, कल करवाऊंगा उसको। ओपन सिस्टम नहीं हो पाएगा आज, कल करवाऊंगा, ठीक है। वैसे भी ओपन सिस्टम छोटा है। टुमारोज टेस्ट वी हैव फ्लो प्रोसेसेस, नो। हाँ, आई विल टेक फ्लो प्रोसेसेस टेस्ट, टेस्ट में दूंगा। आई विल इंक्लूड इट इन टेस्ट, ओके, आई विल इंक्लूड इट इन टेस्ट। So I know that this P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1 is not any work done formula. It's actually delta U formula. And rigid container means what? Rigid container means what? Rigid container means constant volume. Constant volume means W becomes 0. If W becomes 0, Q is equal to delta U plus 0. That means Q is equal to delta U. And if Q is equal to delta U, क्या ही तो बात है, क्या ही तो बात है। Q is equal to delta U. डेल्टा U जिस फॉर्मूला को आप सोचते थे एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला निकला। जो फॉर्मूला आप सोचते थे एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला। मेरा एक डाउट है, जब भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन करता हूं तो समझ आ जाता है, पर टाइम के साथ ऐसा लगता है कि सब उड़ गया, एग्जाम में याद आ जाएगा क्या? सर फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क क्यों लिखा क्वेश्चन में? क्योंकि और कोई वर्क अगर कंसीडर करें तो जीरो नहीं होगा ना फर्स्ट लॉ में। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क ही तो जीरो होगा। शाफ्ट वाला वर्क अगर हो तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U बनेगा क्या? अगर एक शाफ्ट के थ्रू वर्क कर रहे हो आप बिना पीडीवी वर्क, नो पीडीवी वर्क, तो W जीरो नहीं होता। W जीरो नहीं होता तो Q को डेल्टा U नहीं लिख सकते थे, डेल्टा U नहीं लिख सकते थे तो Q इस वैल्यू के बराबर नहीं होता। If instead of PDV work there would have been every single thing written in the question has a meaning. हर चीज जो क्वेश्चन में लिखी हुई है उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग है, क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल्टा U तभी होगा जब W जीरो हो, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में W जीरो तभी होगा जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क प्रेजेंट हो। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। कल से हम लोग 7 बजे शुरू करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। PV power n is equal to constant work done per unit mass P1V1 minus P2V2 upon n minus 1, or heat transferred per unit mass n minus gamma upon gamma minus 1 into W. Polytropic process, quasi-static work done P1V1 minus P2V2 upon n minus 1, and heat transferred is n minus gamma upon gamma minus 1 multiplied by W. देखो बेटा, गामा आ गया है तो ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही यूज हो सकेगा, वेपर के लिए थोड़ी ना गामा डिफाइंड है। एग्जैक्टली गामा आ गया है बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए गेट में चकरा जाएंगे लोग, आप नहीं चकराओगे,
क्यों आप नहीं चकराओगे? देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्क इज PdV. P can be written as CV power minus n, where C can be written as P1 V1 power n and also P2 V2 power n. C को बाहर लेंगे एंड V को इंटीग्रेट करेंगे -n+1 स्टेट नंबर 1 से लेकर स्टेट नंबर 2 तक। V2 n upon -n+1, V2 power -n+1 minus V1 power -n+1 upon -n+1। C को V2 के साथ मल्टीप्लाई करते समय P2 V2 लिखो, C को फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते समय P2 V2 पावर n लिखो, और सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करते समय P1 V1 पावर n लिखो। While multiplying in the first term, write C as P2 V2 power n. While multiplying in the second term, write C as P1 V1 power n upon -n+1। V2 पावर n ने V2 पावर -n को और V1 पावर n ने V1 पावर -n को मार दिया, एंड फर्स्ट टर्म में आपके पास है P2 V2, सेकेंड टर्म में आपके पास है P1 V1 अपॉन -n+1। माइनस साइन कॉमन लो ऊपर और नीचे, तो आपको मिल जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। इस पूरे प्रोसेस में मैंने कहां आइडियल गैस मान लिया, बता दो मुझे। इन दिस एंटायर प्रोसेस सो फार, वेयर एग्जैक्टली डिड आई अस्यूम आइडियल गैस? नहीं बताओ मुझे, नहीं बताओ मुझे, किधर मान लिया मैंने आइडियल गैस? मैंने किधर भी आइडियल गैस नहीं माना। I never assumed any ideal gas. Any working substance, if it is following this kind of process, will give you this work done. मैंने बिल्कुल आइडियल गैस नहीं माना। अब सुनो, बाकी टर्मों पढ़ाने वाले इस तरह के क्वेश्चंस ही नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड वेपर के बारे में पढ़ाए ही नहीं होते हैं। तो वो अगर क्वेश्चन लेंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये क्या है। इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लिक्विड वेपर शुरू में पढ़ाया ही नहीं। मैं बताया कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स की का खून जो है वो दो तरह का है। एक तरह का खून स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट में चलता है। दूसरे तरह का खून इंटरनल कंबशन इंजन्स, गैस टरबाइंस, एयरक्राफ्ट इंजन्स और साइक्रोमेट्रिक एयर में चलता है। थर्मोडायनेमिक्स के ये दो खून हैं और ये वाला सबके लिए वैलिड है। हाँ, अब अगर आप Q को कैलकुलेट करने चलोगे फर्स्ट लॉ की मदद से, तो डेल्टा U आप फॉर्मूला बना सकते हैं क्या लिक्विड वेपर के लिए? लिक्विड वेपर के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं क्या कोई फर्दर? नो। लिक्विड वेपर के लिए टेबल में जाना होगा। इसीलिए सर मुझे स्टीम नहीं अच्छी लगती। मुझे इसीलिए स्टीम अच्छी लगती है, फॉर्मूला बनेगा ही नहीं तो रटना नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर देगा ही टेबल। स्टीम इज बेटर देन आइडियल गैस बिकॉज देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला पॉसिबल, एंड अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है तो एग्जामिनर झक मार के आपको टेबल देगा। एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू द टेबल। सो फर्दर, कैन यू रिड्यूस द फॉर्मूला? नो। क्या आप इसे फर्दर लिक्विड वेपर के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ना 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 ना।
बट अगर आइडियल गैस होता, if it would have been ideal gas, then आज ही आपने सीखा है आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आप डेल्टा यू को लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, एंड यहां अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन P2V2 minus P1V1 upon n minus 1. Naturally, P2V2 minus P1V1 is common. P2V2 minus P1V1 is common. P2V2 minus P1V1 is common. And I get 1 upon gamma minus 1 minus 1 upon n minus 1. My dear friends, simplify करोगे तो आपको मिलने वाला है n माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस होल वैल्यू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1, और इसे आप W लिख सकते हैं। लिक्विड वेपर है तो ये आइडियल गैस है तो ये P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1 वो एक जनरल फॉर्मूला है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का किसी भी वर्किंग फ्लूइड के लिए वैलिड। P1V1 minus P2V2 upon n minus 1 is a general formula of work done in polytropic process valid for any type of working fluids. But this second formula for heat is possible only if you further assume ideal gas. Heat वाला ये फॉर्मूला तब पॉसिबल है जब आप आइडियल गैस अज्यूम करें। ये प्रॉब्लम करने से पहले हमें फिर से एक आखिरी डिस्कशन करना है। We have to do one last final discussion. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। We have to do one last final discussion, and this discussion is valid only and only and only and only and only for आइडियल गैस। ये डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस PV is equal to constant, PV is equal to constant, PdV plus VdP is equal to 0, VdP is equal to minus PdV, dP by dV is equal to minus P by V। पहली बात स्लोप नेगेटिव है, दूसरी बात स्लोप की वैल्यू है P by V। पहली बात स्लोप नेगेटिव है, दूसरी बात उसकी वैल्यू है P by V। इट्स वैल्यू इज P by V। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में क्वेसी स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा प्रूव किया जा सकता है एक आइडियल गैस इस तरह के एक मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगी, और ये प्रूव करना बहुत टफ नहीं है। देखो 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 देखो, थर्मोडायनेमिक्स इज मैजिक। देखो 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 पीछे तो देखो, एडियाबैटिक मतलब डेल्टा क्यू 0, आइडियल गैस है तो du is equal to cv dt, and delta w can be written as pdv, and cv can be written as r upon gamma minus 1, r upon gamma minus 1 is equal to 0,
एंड आर डी टी को हम लिख सकते हैं डी ऑफ पीवी प्लस गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पीडीवी इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑफ पीवी को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं पीडीवी प्लस वीडीपी प्लस गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पीडीवी इज इक्वल टू 0। पीडीवी और पीडीवी को ऐड कर दो तो सिर्फ गामा पीडीवी बचेगा, only gamma pdv will remain and minus vdp minus vdp minus vdp and वॉल्यूम को इधर करेंगे, प्रेशर को उधर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा क्योंकि ln p इज इक्वल टू गामा ln v मिल चुका है आपको। You have already reached up to ln p is equal to ln v into gamma। थर्मोडायनेमिक्स की सर से लेकर पैर तक सर्जरी की हुई है मैंने। थर्मोडायनेमिक्स को मोरन शैपिरो साहब से कई बार सीखा है मैंने। थर्मोडायनेमिक्स को सेंजल साहब से कई बार सीखा है मैंने। थर्मोडायनेमिक्स को सोनटैग एंड ब्रोगनेक्के से कई बार सीखा है मैंने। थर्मोडायनेमिक्स को मैंने थर्मोडायनेमिक्स के इनिशियल पितामह फर्मी से सीखा है मैंने। थर्मोडायनेमिक्स को मैंने थर्मोडायनेमिक्स की जादुई किताब स्टॉप एंड मैकॉन्की से सीखा है मैंने। थर्मोडायनेमिक्स को ऑफ कोर्स नाथ साहब से भी सीखा है मैंने, है ना। भले ही मैं उनका क्रिटिक हूं, मैं उनकी बुक के सीक्वेंस को लाइक नहीं करता हूं, लेकिन जो सीखा है वो श्रद्धा और वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर से एक बार, फर्स्ट लॉ del q इज इक्वल टू du प्लस del w। एडियाबेटिक बोले तो del q इज 0, cvdt प्लस pdv इज इक्वल टू 0 and cv can be written as r upon gamma minus 1 plus pdv is equal to 0। rdt को मैं लिख सकता हूं d of pv, क्यों वो नहीं बताऊंगा। अरे सर प्लीज बता दो ना, मेरे स्टूडेंट्स उतना दर्द उठाते हैं। और फिर यहां से इसको मैं लिख सकता हूं pdv प्लस vdp एंड प्लस गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई pdv इज इक्वल टू 0। pdv और pdv ऐड हो जाएंगे, मुझे मिलेगा गामा इंटू pdv इज इक्वल टू माइनस vdp। कर लो अलग वेरिएबल्स को, इसी दिन के लिए तो सिखाया गया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। गामा ln v इज इक्वल टू ln p ln v पावर गामा इज इक्वल टू ln 1 upon p plus ln c। v पावर गामा इज इक्वल टू c अपॉन p। सर ये कैसे पता कि ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए? ये तो फर्स्ट क्लास से किया ना आपने। du इज इक्वल टू cv dt लिखा नजर नहीं आ रहा है क्या? और फिर cv को r बाई गामा माइनस 1 लिखा। Although I have used first law here, still I have written du is equal to cv dt, that is strictly for ideal gas. And further I have written cv is equal to r upon gamma minus 1, that is again strictly for ideal gas। फिर से ideal gas के लिए किसी को चाहिए ये प्रूफ तो स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं मिटाने जा रहा। You need this proof? Take the screenshot. I'm going to delete it. I'm going to delete it. करो जल्दी स्क्रीनशॉट लो अगर किसी को चाहिए वो। Take the screenshot. छूमंतर। ओ भाई साहब, एक बार आप सभी के लिए जरा वो
आप सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए जरा वो फायर वाला कमेंट्स में डाल दो यार। 3.5 घंटे से लगातार बैठे हुए थर्मोडायनेमिक्स के समंदर में गोते लगा रहे हो आप। एक फायर वाला डाल दो यार कमेंट्स में एक बार, आप सभी के लिए। यू गाइज आर अनमैचेबल, यू गाइज आर रियली 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 अनमैचेबल। क्या ही तो बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, वो आग के गोले बरसा दो। ज्वलंत शोले, ए भाई शोले ही लगाओ, बम कोई डाल रहा है उसमें, बम मत डालो। जलते शोले, धड़का दे शोले। चलो, तो एडियाबेटिक अगर आइडियल गैस है तो पीवी, बस 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 करो भाई, बस करो बस करो बस करो, हो गया हो गया हो गया। भड़के शोले। अब इसको डिफरेंशिएट करो, और क्यों डिफरेंशिएट करो यार, अभी अभी मैंने डीपी और डीवी में रिलेशन फाइंड आउट किया था। चलो ऐसे कर लो, पी को ऐसे ही रखेंगे, वी को डिफरेंशिएटेंगे, फिर v को ऐसे ही रखेंगे, p को डिफरेंशिएटेंगे, keep p as it is and differentiate v and keep v as it is and then differentiate p। v पावर गामा एक कांस्टेंट कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा मेरे पास है गामा p मल्टीप्लाइड बाई v पावर -1 dv। और दूसरे, भाई बस कर बस कर बस, थम जा थम जा थम जा थम जा, इधर कोई इंप्रेस नहीं हो रहा है। मैं तो आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए 3.5 घंटे लगातार बैठ के एक चैप्टर पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर रिवाइज करना बड़ी बात है सर, ग्रेट, वाओ। ये जो रेजिलियंस है, ये जो टफनेस है, यही एक नॉर्मल मेटल को स्टील से अलग करती है। और मैं ऐसा मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, एक दिन में नहीं बनती है, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन जब घिसते हो आप, तब आप फौलाद बनते हो। स्ट्रेंथ स्टील की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उससे भी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है स्टील की टफनेस, उससे भी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है स्टील की जिद। जिद जिसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ गया, उसे फौलाद बनने से कोई नहीं रोक सकता। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको मिलता है dp बाई dv अगेन, dp बाई dv अगेन एज माइनस गामा p अपॉन v, माइनस गामा p अपॉन v। एक आइसोथर्मल लाइन का स्लोप माइनस p अपॉन v हुआ करेगा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट पर एक एडियाबैटिक लाइन का स्लोप माइनस गामा p अपॉन v हुआ करेगा, गामा being the ratio of Cp and Cv and Cp greater than Cv, gamma is greater than 1। इसका मतलब समझे गया, इसका मतलब एक एडियाबैटिक लाइन का स्लोप, एक एडियाबैटिक लाइन का स्लोप आइसोथर्मल लाइन के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा होगा। एक एडियाबैटिक लाइन का स्लोप एक आइसोथर्मल लाइन के स्लोप से, एक आइसोथर्मल लाइन के स्लोप से गामा टाइम्स ज्यादा होगा, इट विल बी गामा टाइम्स मोर। और इसलिए है दोनों ही नेगेटिव स्लोप, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव स्लोप, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव स्लोप। बट एडियाबैटिक जरा वर्टिकल हुआ करेगा, क्योंकि एडियाबैटिक कहता है, बिकॉज एडियाबैटिक सेज दैट a given amount of dv के लिए आपको एडियाबैटिक कर्व पर dp ज्यादा मिलना चाहिए। a given amount of
डीवी के लिए आपको आइसोथर्मल कर्व पर डीपी कम मिलेगा और एडियाबैटिक कर्व पर डीपी ज्यादा मिलेगा। आइसोथर्मल कर्व पर डीपी कम मिलेगा और एडियाबैटिक कर्व पर डीपी ज्यादा मिलेगा। You will get more dp on adiabatic curve। आप तो याद रख लो यार, ज्यादा वर्टिकल दिखेगा, वो ज्यादा वर्टिकल दिखेगा। यहां वर्चुअल दिवाली बन गई। हाँ जी, सोमवार आने वाला है। ओ भाई साहब, 2 दिन बाद थर्मोडायनेमिक्स से आगे बढ़कर हम लोग सोमवार कर रहे होंगे। सोमवार कर रहे होंगे। ओ दैट्स ग्रेट। और इसलिए आज के बाद से एक आखिरी बात आप याद रख लो बच्चे, दैट प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये आइसोकोरिक लाइंस रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये जो पर्पल लाइंस हैं, ये एडियाबैटिक लाइंस रिप्रेजेंट किया करेंगे। और ये जो रेड लाइंस हैं, ये आइसोथर्मल लाइंस रिप्रेजेंट किया करेंगे। द ग्रीन लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द isobaric processes. The blue lines are representing the isochoric processes. The purple lines are representing adiabatic। सर जैसे बाकी में आप लिखते हो ना, समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक में नहीं लिख सकते क्या समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट? तथास्तु, कल आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। तथास्तु, कल आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। और रेड वाला जो कर्व है वो है, एंड द रेड कर्व इज नथिंग बट आइसोथर्मल। द रेड कर्व इज नथिंग बट आइसोथर्मल। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो माय डियर फ्रेंड्स। इन आइसोथर्मल्स और इन आइसोथर्मल्स और इन एडियाबैटिक्स के बीच में, बिटवीन दीज आइसोथर्मल्स एंड दीज एडियाबैटिक्स, जब बात कल की आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खिड़की से कोई झांक रहा है। somebody wants to say hi to you from this window। ये जो खिड़की है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक्स के बीच में, इस खिड़की से कोई आपको हाय कहना चाहता है। एक 25 साल का आप ही से उम्र में 1-2 साल बड़ा छोटा एक नवयुवक, 25-26 years boy wants to say hi out of this window, from this window to you. Will see that boy tomorrow। My dear friends, now let us go ahead and try solving this problem। एक आइडियल गैस को वॉल्यूम V1 से V2 के थ्रू V2 पर कंप्रेस किया रिवर्सिबल आइसोथर्मल नॉन फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरे केस में आइडियल गैस के उतने ही मास को एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक नॉन फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन में V1 से V2 ही कंप्रेस किया, लेकिन पहली बार रिवर्सिबल आइसोथर्मल और दूसरी बार रिवर्सिबल एडियाबैटिक।
First time it is reversible isothermal and second time it is reversible adiabatic. बेकार सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. In this question there is nothing. ये है आइसोथर्मल और ये है एडियाबेटिक. V1 वॉल्यूम से शुरू करके एक V2 वॉल्यूम कॉमन वॉल्यूम तक कंप्रेस करना है. आइसोथर्मल में कम वर्क करना पड़ेगा इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए. एडियाबेटिक में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए. To execute this, you will have to do more amount of work in adiabatic. In adiabatic. क्या ही तो बात है. एक आखिरी बात, चलो अच्छा चलो ये दे, चलो कल करेंगे फ्लो प्रोसेसेस, कल ही करेंगे. आज करने बैठेंगे तो 12 बज जाएंगे. Flow processes we will do tomorrow and tomorrow we will start at 7. 7 to 10:30 is better so that you can get some time to prepare for test. जो लोग अभी तक टेस्ट के लिए प्रिपेयर ना किए हों, तो जो लोग अभी तक टेस्ट ना दे रहे हों, make sure that इस प्रोग्राम में एनरोल करें. 499 में एक्चुअली में 5000 वर्थ. एक क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन के अगर आप 1 रुपी भी ले लो तब भी 2,500 से 3,000 क्वेश्चंस के 3,000 रुपए की वर्थ तो होती है. और दे रहे हैं दूसरे, ऐसा नहीं है कि लोग दे नहीं रहे हैं. इनफैक्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन बेचते हैं लोग 1,000 1500 की टेस्ट सीरीज. और मैं टेस्ट में देने वाला लगभग 90% क्वेश्चन नया रखता हूं. एक आध क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि देना चाहिए एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में से, एक आध क्वेश्चन, अदरवाइज एवरी सिंगल प्रॉब्लम. और इसलिए अगर आपको अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अनमैचेबल बनाना है, आ जाओ, मिलकर करेंगे इनफाइनाइट डिटरमिनेशन के साथ. थैंक यू सो वेरी मच. कल फ्लो प्रोसेसेस मत लीजिए, आपके साथ रिवाइज करते टॉपिक टेस्ट देने में आउटपुट अच्छा आता है. अच्छा ये देखो सागर खेल गया. एक्चुअली फ्लो प्रोसेस लूंगा मैं, नहीं तो 12 क्वेश्चंस से इतने टॉपिक से बन पाने थोड़े वो हो जाएंगे. फ्लो प्रोसेस पे दूंगा मैं 2-3 क्वेश्चंस दूंगा, तैयार करो. अरे फ्लो प्रोसेस में क्या है यार, there is absolutely nothing in flow processes. देखो मेरे साथ करना है. देखो मेरे साथ करना है. मैं अभी खत्म कर देता हूं, रुको. तुम अगर चालाकी करोगे तो मई 1.5 साढ़ा, तुम साढ़े तो मैं 1.5 साढ़ा. ऑलराइट, अभी तक आप लिखते आए Q I plus WI is equal to delta U and QO plus WO. अब आप कहोगे कि चलो तुमको लेकर चले. अब आया गया और रुका, आया गया और रुका. रुका में तो काइनेटिक और
पोटेंशियल है तो ऐड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आया गया अब दो तरीके से और हो रहा है। नाउ आया गया इज नॉट ओनली हैपनिंग। नाउ आया, अर्लियर इट वाज आया ओनली इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क, गया ओनली इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क। अब आया जो है वो हीट वर्क के साथ साथ बहुत सारा फ्लूइड भी तो आया, ओपन सिस्टम है। और जो फ्लूइड आया वो अपने साथ इंटरनल लाया, काइनेटिक लाया, पोटेंशियल लाया, और गया सिर्फ हीट के फॉर्म में एनर्जी जाएगी ऐसा तो नहीं है, सिर्फ वर्क के फॉर्म में एनर्जी जाएगी ऐसा तो नहीं है। एनर्जी तो जो पार्टिकल जा रहा होगा वो भी अपने साथ लेकर जा रहा होगा, जो पार्टिकल जा रहा होगा वो भी अपने साथ काइनेटिक लेकर जा रहा होगा, जो पार्टिकल जा रहा होगा ओपन सिस्टम हो गया। एंड इफ इट बिकेम ओपन सिस्टम देन heat and work are not the only ways of inlet and outlet of energy. आया is equal to रुका प्लस गया। हाँ, ये अलग बात है कि वर्क डन को लोगों ने नॉर्मल वर्क डन प्लस एक फ्लो वर्क डन होता है उसमें ब्रेक कर दिया, प्लस एक फ्लो वर्क डन होता है उसमें ब्रेक कर दिया, प्लस देयर इज वन फ्लो वर्क एंड आई ब्रेक इट इनटू दैट। क्लोज सिस्टम तक मास की एंट्री मना होती है और इसलिए क्लोज सिस्टम के लिए एनर्जी सिर्फ हीट और वर्क के फॉर्म में ही अपीयर कर सकती है। एनर्जी सिर्फ हीट और वर्क के फॉर्म में एंटर और एग्जिट कर सकती है। फॉर अ क्लोज सिस्टम material cannot enter into the system, so energy can enter only either in the form of heat or in the form of work. But for open system, my dear friends, energy can enter with entering fluid as well. Energy can enter with जो जो सिस्टम में एंटरिंग फ्लूइड है वो अपने साथ भी तो कुछ एनर्जी लेकर आएगा। वर्क डन को लोगों ने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ऐसा प्रूव किया जा सकता है दैट फ्लो वर्क होगा मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय पीवी के इक्वल यू के साथ पीवी को कंबाइन करें तो ऐसा लगेगा जैसे एंथैल्पी इसी दिन के लिए पैदा हुई थी। If I combine U plus PV, it will feel as if enthalpy got born for this day only. स्टेडी हो तो इसको जीरो कर देना, ट्रांजिएंट हो तो जीरो मत करना।
Thank you so very much, people. Exactly. होमवर्क इंजीनियर्स की पसंद. मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया था वो आप याद रख लो. इसे कहते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को जीरो कर दिया जाए. और ये है होमवर्क इंजीनियर्स की पसंद. ये क्लास में मैंने बताया था. होम मतलब एच फॉर हीट, वर्क एंथैल्पी इंजीनियर्स की, काइनेटिक एनर्जी पसंद पोटेंशियल. होमवर्क इंजीनियर्स की पसंद. पान बहार रॉयल लोगों की पसंद है ना. हे गाइस, मचाना जारी रहे यूं ही. थैंक यू सो वेरी मच पीपल. Thanks a lot for having faith in me. I will never let it down. Bye.